हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम द इंटरप्रिटेशन, जी हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर की ना एक खासियत है कि इस चैप्टर को आपको मेनली समझना होता है। जो बच्चे सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत जाने वाली है। लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ गए कि वो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, तो आपको ये चैप्टर इजी जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम इंटरप्रिटेशन करना सीखने वाले हैं, स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन करना सीखने वाले हैं, डीड्स का इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स का इंटरप्रिटेशन करना सीखने वाले हैं। हाउएवर मेजर पोर्शन जो है वो हमारा इससे रिलेटेड है कि किसी स्टैट्यूट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। स्टैट्यूट वर्ड, डीड वर्ड, डॉक्यूमेंट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि ताकि हम उसका इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से सीख सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टैट्यूट की, तो बेटा लेमन लैंग्वेज में देखो, लेमन लैंग्वेज में स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। किसी भी तरह का लॉ को हम स्टैट्यूट कहते हैं, यानी लॉ और स्टैट्यूट वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। लेकिन स्टैट्यूट वर्ड जो है ना, वो बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया में हम स्टैट्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं ही करते हैं। आप ऐसा मान के चल लीजिए, हम नॉर्मली लॉ का इस्तेमाल ही करते हैं जब हम शब्द की बात करते हैं। इवन अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लोगे तो आपको वहां पर कहीं पर भी स्टैट्यूट वर्ड का रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन लॉ वर्ड का रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये तो हो गई लेमन लैंग्वेज की बात। एक कॉमन मैन के लिए, अगर मैं कॉमन मैन की बात करूं, तो स्टैट्यूट वर्ड मतलब किसी भी तरह का लॉ या रेगुलेशन, वो कहां से आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, वो मायने नहीं रखता। वो लॉ या रेगुलेशन है मतलब वो स्टैट्यूट है। ये लेमन लैंग्वेज का मतलब है, ये एक कॉमन आदमी के लिए। लेकिन जब आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्ड मतलब पता होना चाहिए। एक्चुअली में स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट। स्टैट्यूट मींस एन इनेक्टेड लॉ। इनेक्टेड लॉ मतलब जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया। ये हमने लेक्चर 1 में जब हमने बेसिक्स ऑफ लॉ सीखे थे, तब मैंने आपको बताया था बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने की पावर दो लोगों को दी है, एक पार्लियामेंट को दी है और एक स्टेट लेजिस्लेचर को दी है। तो पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ यानी कोई एक्ट पास कर दिया है, बना दिया है, तब हम उसको स्टैट्यूट कहेंगे। सर अगर कोई पास नहीं हुआ, सिर्फ बना के रखा हुआ है, तो आप उसे स्टैट्यूट कहने की गलती मत करना। यही बात फिर यहां पर उन्होंने पूरा प्रोसीजर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसीजर दिया है जहां पर पहले एक बिल बनाया जाता है, बिल को लोकसभा में भेजा जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है और उसके बाद वो फाइनली क्या मिलती है, उसे इंडिया के प्रेसिडेंट की एसेट बनती है। और जिस दिन उसे एसेट मिल जाती है, वो बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक्ट बन जाता है, इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या आप उसे फिर स्टैट्यूट भी कह सकते हो, यानी स्टैट्यूट इज इक्वल टू एक्ट। ठीक है, इनेक्टेड लॉ जो कि बन चुका है, जो कि पास हो चुका है, जो कि फोर्स में आ चुका है, उसको हम कहते हैं अनरिटन लॉ या अनइनेक्टेड। मान लो कोई लॉ बन चुका है, बन गया, बना लिया पूरा का पूरा, लेकिन अभी तक वो पूरा फाइनली पास नहीं हुआ है, ना पार्लियामेंट से पास हुआ, ना प्रेसिडेंट के साइन मिले, तो उसको बोलते हैं अनइनेक्टेड लॉ, यानी ऐसा लॉ जो अभी इनेक्ट नहीं हो पाया, अभी सिर्फ बिल बनाकर रखा है। क्या हम उसे स्टैट्यूट कहेंगे? द आंसर इज नो। हम अनइनेक्टेड लॉ को, जो लॉ अभी पास नहीं हुआ है, या अनरिटन लॉ, जो अभी लॉ सिर्फ गवर्नमेंट सोच रही है कि इस बारे में हमें लॉ लाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसे बनाया तक नहीं है, तो उसे भी स्टैट्यूट का नाम नहीं दिया जाएगा। स्टैट्यूट मतलब इनएक्टेड लॉ, यानी एक्ट जो कि पास हो चुका है। ओके सर, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी स्टैट्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बाहर टर्म्स बहुत चलती हैं, बट इंडिया में इतनी नहीं चलती। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लॉ वर्ड मिल जाएगा बहुत सारी जगह पर। लॉ एक्चुअली में स्टैट्यूट से क्या है, वाइडर टर्म। देखो लेमन लैंग्वेज में लॉ और स्टैट्यूट सेम माने जाते हैं,
बट एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे पता होना चाहिए कि लॉ एक वाइडर टर्म है, क्योंकि लॉ में एक्ट भी आता है, लॉ में रूल्स भी आते हैं, लॉ में केस लॉ भी आते हैं, लॉ में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन यानी स्टैट्यूट या एक्ट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द लॉ, ठीक है। ओके सर, सो स्टैट्यूट का मतलब है रिटन लॉ, ना कि अनरिटन लॉ। चलिए, तो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ ली। स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट मतलब बेसिक एक्ट होता है। ये 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम यहां पर इंटरप्रिटेशन सीखने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स का भी, तो हमें पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट क्या होता है। खैर, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। सेम डेफिनेशन यहां पर दी हुई है जनरल क्लॉजेज एक्ट में कि डॉक्यूमेंट शॉल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, यानी किसी भी चीज को आपने लिखकर, डिस्क्राइब या हो सकता है पेंटिंग बनाकर, डायग्राम बनाकर, अगर किसी सब्सटेंस पे, जरूरी नहीं पेपर पर, किसी भी सब्सटेंस पे मीन्स का इस्तेमाल करके, मतलब लेटर्स का, फिगर्स का, सिंबल्स का, या मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स का इस्तेमाल करके अगर रिकॉर्ड के पर्पस के लिए रखा है तो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और जबकि आप इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 3 में ये डेफिनेशन पाते हैं कि सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप सारी पढ़ेंगे पूरी वर्ड बाय वर्ड सेम लिखी हुई है। बट डिफरेंस क्या है बेटा, यहां पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर देखो मीन्स वर्ड यूज हुआ है एविडेंस एक्ट में। मीन्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और वहीं इंक्लूड वर्ड हुआ है जनरल क्लॉजेज एक्ट में। यानी यहां पर क्या हुआ है, सिंपल सी बात, इंडियन एविडेंस एक्ट में एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि मीन वर्ड यूज हुआ है, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड वर्ड हुआ है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन में, वो हमने पहले भी सीखा था बट आप भूल गए होंगे ऑफ कोर्स। तो जब हम डेफिनेशन के पोर्शन पे जाएंगे, आगे जाकर एक पोर्शन आएगा जिसमें डेफिनेशन के बारे में बात होगी, वहां पर हम इस पे और डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, व्हाट आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या हो सकता है इससे एमसीक्यू बन जाए कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता डॉक्यूमेंट का। तो देखो, सबसे पहला है मैटर। मैटर मतलब कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज में ही लिखा हो, कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम मैटर कहेंगे जो कि आप, दूसरा है रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? मीन्स का इस्तेमाल करके। मीन्स मतलब हो सकता है लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो, पेंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, बस रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड नेक्स्ट आता है सब्सटेंस, जिस चीज के ऊपर वो रिकॉर्ड करी जा रही है। जिस चीज के ऊपर रिकॉर्ड करी जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया आपने पेपर ले लिया, आपने शीट ले ली, आपने कोई पत्थर ले लिया जिसपे भैया पेंटिंग बना दी, तो वो सारी चीजें क्या हैं, डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। यानी वो कोर्ट में क्या हो सकती है, एडमिट करी जा सकती है एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी है। मैटर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, रिकॉर्ड क्या है, सेकंड एलिमेंट, सब्सटेंस क्या है, थर्ड एलिमेंट, और मीन्स क्या है, फोर्थ एलिमेंट। क्योंकि मैटर के आगे वर्ड अगर आप देखेंगे तो यहां पर एनी मैटर लिखा है। एनी मैटर मतलब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बहुत वाइड है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कौन सा मैटर। कह रहे दुनिया की कोई भी चीज अगर तुम रिकॉर्ड कर लेते हो किसी भी चीज पर तो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं सिर्फ राइटिंग, लिखने से रिकॉर्ड हो रहा है। आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लोगे, हम कवर कर लेंगे। आप कोई एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड कर लोगे, हम रिकॉर्ड मान लेंगे उसे। और सब्सटेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट भी काम कर जाएगा। और मीन्स का मतलब तो यही होता है लेटर्स, मार्क्स, सिंबल्स वगैरह जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमने याद होगा हमने जब ट्रांसफर ट्रांसमिशन का ऑफ सिक्योरिटीज का सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 56, तो हम बार बार कहते थे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, कहते थे कि नहीं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा कंपनी को, ट्रांसफरर साइन करेगा ट्रांसफरी। तो वो जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है वहां पर, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बेटा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट,
को किसी भी तरह का अगर लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कोई राइट क्रिएट हो रहा है या जिससे कोई राइट कंफर्म हो रहा है, उसे इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। मान लीजिए एक्स और वाई ने एक पेपर पर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक्स इसे कार देगा और वाई इसे 2 लाख रुपए देगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे क्या क्रिएट हो रहा है? जिससे क्या क्रिएट हो रहा है? लीगल डॉक्यूमेंट से राइट्स क्रिएट हो रहे हैं। एक्स का राइट क्रिएट हो गया कि उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, वाई का राइट क्रिएट हो गया कि उसे कार मिलेगी। तो इस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? लॉ की भाषा में इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। लॉ की भाषा में हम इसे इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। सिमिलरली, अगर कोई कंपनी मान लो एक्स को शेयर सर्टिफिकेट देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है, तो ये शेयर से हमें क्या मिलता है? आपको याद होगा, बंडल ऑफ राइट्स। याद है ना, बंडल ऑफ राइट्स? नितिन सर को बताया था कि बंडल ऑफ राइट्स मिलता है। तो यहां पर शेयर सर्टिफिकेट के केस में ये यहां पर हमें क्या मिल रहे हैं? इस डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे पास है, ये कंफर्म कर रहा है। क्या कंफर्म कर रहा है? कि एक्स के पास है बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ राइट्स। तो अगर आपके राइट्स कंफर्म हो रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट से, ठीक है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। उसको भी क्या माना जाएगा? इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। मान लीजिए एक्स वाई को शेयर सेल कर रहा है, एक्स वाई को शेयर सेल कर रहा है, तो एक फॉर्म बनाएगा SH4, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या हो गया? एक्स से वाई को राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो यहां पर भी इसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट में कवर किया जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट बेटा बहुत ही बड़ी वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म है, जिसमें कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट और विच कंफर्म्स अ राइट, रिकॉर्ड, या अगर किसी फैक्ट को उस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये वाली लाइन अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप यहां से पढ़ेंगे। इट ऑल्सो मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जिसका कोई लीगल इफेक्ट है, चाहे उससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो, चाहे उससे राइट क्रिएट हो रही हो, तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन स्टैंप एक्ट का। इंडियन स्टैंप एक्ट में क्या बोला गया है कि जब भी इंडिया के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा, तो उस पर क्या भरनी पड़ेगी? स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। उस पर क्या भरनी पड़ती है? स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी। जैसे अगर आप रेंट एग्रीमेंट करते हो, तो रेंट एग्रीमेंट से क्या होता है? क्या रेंट एग्रीमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है? क्या उससे राइट क्रिएट होता है रेंट एग्रीमेंट से? हाँ सर, रेंट एग्रीमेंट से राइट क्रिएट होता है। मेरा राइट होता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं, और उसका राइट होता है कि वो मुझसे रेंट रिसीव कर सकता है। तो इस डॉक्यूमेंट को स्टैंप ड्यूटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, और उस पर क्या भरनी पड़ेगी सरकार को? स्टैंप ड्यूटी। क्या हमें जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, क्या उस पर भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है? जी हां, उस पर भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। क्या हम जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, सेल डीड बोलते हैं जिसको, क्या सेल डीड पर भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है? गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो हर डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या राइट्स या लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, या एक्सटेंड हो रही है, या खत्म हो रही है, या उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। यानी जब जब इंडिया में बनेगा इंस्ट्रूमेंट, उस पर भरी जाएगी क्या? स्टैंप ड्यूटी, अनलेस अंटिल इंडियन स्टैंप एक्ट में उसे एग्जम्प्ट ना किया गया हो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है डीड वर्ड। नेक्स्ट क्या वर्ड आता है बच्चों? डीड। अगर मैं डीड की बात करूं, तो नॉर्मली इन इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में बेटा डीड और इंस्ट्रूमेंट दोनों में कोई फर्क नहीं रखा जाता, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। यानी लोग हर चीज को, चाहे आप ट्रांसफर फिर इंस्ट्रूमेंट बोल लो, चाहे ट्रांसफर डीड बोल लो, एक ही बात है। तो यही कहा, देखो, इन इंडिया नो डिफरेंस
बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड। इंडिया के अंदर डीड और इंस्ट्रूमेंट में कोई फर्क नहीं होता, बट टेक्निकली क्या सर फर्क होता है? द आंसर इज यस। सर टेक्निकली क्या फर्क होता है बेटा? डीड इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डीड इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सर क्या कहना चाहते हो? देखो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, या तो कोई राइट क्रिएट होता है, या तो कोई राइट डिस्पोज होता है, या कोई राइट सिर्फ रिकॉर्ड होता है कि हां इनके पास ये राइट है। इसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यहां पर जिस डॉक्यूमेंट से राइट डिस्पोज किया जा रहा है उसको बोला जाता है डीड, और इसीलिए डीड इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या मैं ये कह सकता हूं ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स? ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट, बट all instruments are not deed। ठीक है, क्या ये मैं सही कह रहा हूं? ये ट्रू एमसीक्यू में कवर कर सकता है कि पार्टली सही है, फुली सही है या नहीं। तो यहां पर देखिएगा, लेट्स रीड इट सिंपले शब्दों में, ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी डीड्स। क्योंकि डीड जो होती है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, जिससे कि आप लीगल डिस्पोजिशन, लीगल डिस्पोजिशन मतलब आप अपने राइट को क्या करते हो? डिस्पोज। राइट को क्या करते हो? सेल करते हो। तो वो जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बनता है, वो जो SH4 है, उससे हम अपने राइट को सेल कर देते हैं शेयर्स के, तो दैट इज अ टाइप ऑफ डीड। जब मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूं, सेल डीड, इंस्ट्रूमेंट तो है बट डीड भी है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर अगेन बहुत सारी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो ध्यान से सुनना इन दोनों का मतलब। दो वर्ड हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम लॉ को इंटरप्रेट भी करते हैं और लॉ को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लो। बेसिक सा डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जो लॉ में लिखा है उसको एज इट इज इंटरप्रेट करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। डोंट यूज योर ब्रेन्स कि ये तो नहीं मतलब होगा, वो तो नहीं। जो लिखा है बस वो लिखा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मानना है। सर नहीं समझ, कोई बात नहीं, समझेगा, डोंट वरी। इंटरप्रिटेशन में हम कौन सा मेथड लगाते हैं? लिटरल इंटरप्रिटेशन का मेथड लगाते हैं, या हम इसको ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन मेथड भी बोलते हैं। डिटेल में आगे जाकर आएगा ये टॉपिक, है ना। अभी के लिए बस इतना सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि जो प्रॉक्सी होता है ना, प्रॉक्सी के पास राइट टू स्पीक नहीं होता, राइट टू स्पीक नहीं होता है। जनरल मीटिंग में जब वो जाता है मेंबर का प्रॉक्सी बनके, तो उसे राइट टू स्पीक नहीं दिया गया, राइट टू स्पीक नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है, सर अगर मैं इसको एज इट इज इंटरप्रेट करता हूं बिना दिमाग लगाए, तो इसका मतलब है उसके पास राइट टू राइट है। मतलब कि वो अपनी बात कह तो नहीं सकता जनरल मीटिंग में, बट लिख कर दे सकता है ना। तो यहां पर अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाओगे, मतलब जो लिखा है, स्पीक का नहीं है, मतलब स्पीक का नहीं है, लेकिन राइट का है क्या? द आंसर इज यस। लेकिन वहीं आता है बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना, अपना मीनिंग बनाना। यहां पर हम वर्ड्स को फॉलो नहीं करते, यहां पर हम मानते हैं लॉ मेकर के दिमाग में जाकर जाने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी एक्चुअली में लॉ बनाते हुए लॉ का इंटेंशन क्या था? क्या वो सिर्फ राइट टू स्पीक ही छीनना चाहता था, या वो उसको किसी भी तरह से वो इंटरफेयर ना कर सके, वो उस राइट को छीनना चाहता था? और जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, यानी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आप ये मान लेते हो कि राइट टू स्पीक में राइट टू राइट भी नहीं है, राइट टू राइट भी नहीं है। सर अभी भी नहीं समझा? अरे यार भाई साहब, ओ माय गॉड। चलो एक बहुत
लेमन लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक रिलीजियस प्लेस पे गया, ठीक है, रिलीजियस प्लेस पे गया था मैं गॉड की ब्लेसिंग लेने। वहां पर लिखा था फोटोग्राफी प्रोहाइबिटेड, फोटोग्राफी प्रोहाइबिटेड। के अब देखना, अगर मैं इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन किया, क्या किया मैंने इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन, बोलो क्या जो लिखा है बस उसी को ही फॉलो करो। तो मैंने कहा अच्छा फोटोग्राफ नहीं खींच सकता हूं, मतलब वीडियोग्राफी अलाउड है। मतलब क्या, इससे क्या हो गया, यानी अच्छा इस जगह में वीडियोस बना सकता हूं, सिर्फ फोटोग्राफी को मना किया है। ये क्या हुआ, लिटरल इंटरप्रिटेशन। बट क्या आपको लगता है कि जब उन्होंने ये बोर्ड लगाया होगा तो वो सिर्फ लोगों को फोटो खींचने से मना करना चाहते होंगे, या वो नहीं चाहते कि यहां की जो चित्र हैं वो बाहर जाएं, मतलब वो यहां पर डेकोरम मेंटेन रहे, इसीलिए इसको लगाया गया है? तो यहां पर अगर अब आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखो, कहीं लिखा नहीं है कि वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं, उन्होंने बस फोटोग्राफी को मना कर दिया कि फोटोग्राफ्स नहीं खींच सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर लेकिन मैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाता हूं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यानी मैं अपना दिमाग लगाता हूं, इसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, मतलब रीजनेबल कि यार क्या लॉ बनाने वाला चाहता होगा। इसको फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये दिमाग लगाता हूं कि नहीं यार यहां पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मतलब कि ये फोटोग्राफ नहीं वीडियोस भी मना होगी, यहां पे वीडियोस भी नहीं खींच सकते होंगे। इस यही फर्क है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में। इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिखा है, जैसा लिखा है उसको वैसा फॉलो करो। कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो नहीं भी लिखा लेकिन आपको लग रहा है कि लॉ मेकर की इंटेंशन ये है कि वो ये करना चाहता है, तो उस चीज को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आइए एक बारी बुक से पढ़ते हैं, तब मजा आएगी, देखिएगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है प्रोसेस जिससे कि कोर्ट लॉ का मीनिंग असर्टेन पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मेथड क्या है, जो शब्द लॉ में यूज हुए हैं उन शब्दों के यूज करके वो मीनिंग निकालती है, उन शब्दों का यूज करके वो मीनिंग निकालती है, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट इंटेंशन इज इनेक्टेड इज असर्टेन। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरप्रिटेशन का, हमें क्यों इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, क्यों हमें यह इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए बच्चों आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉ कौन बना रहा है, पार्लियामेंट। लॉ फॉलो कौन कर रहा है, देश की जनता। तो बनाने वाला अलग है, फॉलो करने वाला अलग है। और कहीं पे अगर मुझे दिक्कत आई, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया, तो मैं किसके पास जाता हूं, पार्लियामेंट के पास जाता हूं कि पार्लियामेंट तुमने ये क्या लिखा जरा बता दो, या मैं कोर्ट के पास जाता हूं, अरे कोर्ट प्लीज इसे इंटरप्रेट करके बता दो इसका क्या मतलब है। तो इंटरप्रेट करने के लिए जो अथॉरिटी रखी गई है वो अलग, बनाने वाला अलग, फॉलो करने वाला अलग, बनाने वाला अलग, फॉलो करने वाला अलग, और जिसको इंटरप्रिटेशन वो अलग। तो एक ही वर्ड का मीनिंग लोग, तीनों लोग अलग अलग समझ कर बैठे हुए हैं। तो यहां पर आती है बेटा इंटरप्रिटेशन की जरूरत, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैट्यूट मेकिंग, लॉ बनाने की प्रोसेस और उसको इंटरप्रेट करने की प्रोसेस जो है वो अलग अलग, वो दोनों सेपरेट है। बनाने की प्रोसेस पार्लियामेंट में हो रही है और इंटरप्रेट करने की प्रोसेस कोर्ट्स में हो रही है। और क्योंकि दो अलग अलग एजेंसी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए जो इंटरप्रिटेशन है वो इन दोनों के डिफरेंस को ब्रिज बन जाती है, इन दोनों के डिफरेंस का ब्रिज बन जाती है और एक यूनिफॉर्म हम मीनिंग लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यहां पर जोलोविक्स भैया आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, जोलोविक्स भैया। ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हाउएवर की डेथ हो गई थी 2012 में। तो जोलोविक्स अंकल ने अपने लेक्चर्स में बताया कि इंटरप्रिटेशन के टाइप, अगर मैं आपको इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो उसके दो टाइप हैं, एक है लीगल इंटरप्रिटेशन और एक है डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन। कौन सी, लीगल और डॉक्ट्राइनल। लीगल के उन्होंने और दो टाइप कर दिए,
ऑथेंटिक और यूजुअल, ठीक है। और डॉक्ट्राइनल के भी दो टाइप कर दिए, ग्रामेटिकल और लॉजिकल, ठीक है। ओके सर। नाउ अगर मैं लीगल की बात करता हूं मेरे बच्चा, तो लीगल में जोलोविक्स भैया ने क्या बताया? लीगल में जोलोविक्स भैया ने बताया कि अगर आप किसी लॉ को पढ़ना चाहते हो तो उसके सोर्स क्या क्या होते हैं। एक होता है उसका ऑथेंटिक सोर्स, एक होता है उसको पढ़ने का ऑथेंटिक सोर्स, और दूसरा होता है उसका यूजुअल सोर्स। सर नहीं समझ आया, मुझे बताओ। अगर आप कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना चाहते हो तो क्या पढ़ोगे? कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जानना चाहते हो तो क्या पढ़ोगे? सर मैं पढ़ूंगा कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी रूल्स पढ़ूंगा, करेक्ट। तो यहीं पर उन्होंने बताया कि अगर आप इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो तो आप इसको सीधा लॉ से इंटरप्रेट करो। अगर आप इंटरप्रेट करना चाहते हो तो सीधा लॉ से इंटरप्रेट करो ना। कंपनीज एक्ट को, कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन चाहते हो तो कंपनीज एक्ट खरीद लाओ, कंपनी रूल्स खरीद लाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी इंटरप्रिटेशन काम आ जाएगी। हाँ, अब वहां पर दिक्कत आएगी, आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही कि क्या होना चाहिए। तो कह रहा है इन दोनों सोर्स के अलावा भी, ऑथेंटिक सोर्स के अलावा भी कुछ और सोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूजुअल सोर्स। वो कौन कौन से सोर्स होते हैं बेटा? वो सोर्स होते हैं जैसे कि कस्टम, कि अगर सालों से किसी चीज को ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं तो आज की तारीख में हम भी उसे वैसे ही फॉलो करेंगे। या दूसरा हो सकता है केस लॉ, केस लॉ। तो यहां पर मान लो जैसे कि आप जानते हो हमने बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स पढ़े अपने से, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमने पढ़ा, वो लॉ में नहीं दिया हुआ। आपने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, आपने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, आपने पूरा कंपनी रूल्स पढ़ लिया, ठीक है। कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिया, क्या वो लॉ में लिखा हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? नहीं। वो कहां से आया? वो आया ब्रिटिश बैंक केस से, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान रूल। अब एक्ट और रूल में नहीं है, लेकिन ये डॉक्ट्राइन जो है बेटा ये अदर सोर्स से आया। तो यही उन्होंने बोला कि एक्ट और रूल के अलावा बाहर जाकर भी दुनिया है लॉ की, वहां से भी तुम मदद ले सकते हो। इसी को बोलते हैं यूजुअल। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया लीगल में ऑथेंटिक और यूजुअल का? हाँ सर। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइनल। लीगल में तो सोर्सेज बता दिए जोलोविक्स भैया ने, डॉक्ट्राइनल वाले में क्या बताए उन्होंने? मेथड्स बताए कि किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने के, यानी जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे आप रूल्स को पढ़ रहे हैं, चाहे आप केस लॉ को पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी डॉक्ट्राइन को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते वक्त कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, वो बात आपको जोलोविक्स भैया ने बताई। वो आपको जोलोविक्स ने क्या कही? दो बातें। एक तो हो गई लिटरल इंटरप्रिटेशन या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, और दूसरी हो गई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या रीजनेबल इंटरप्रिटेशन या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सर ग्रामेटिकल का मतलब क्या है? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ। अगर जैसे हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, वहां पे लिखा था पेड अप शेयर कैपिटल 0 से 4 करोड़ और टर्नओवर 0 से 40 करोड़, और इनके बीच लिखा हुआ था एंड। इनके बीच क्या लिखा हुआ था? एंड। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी स्मॉल कंपनी का हम दर्जा दे देंगे उस अदर देन पब्लिक कंपनी? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। यहां पर आपने क्या लगाया? ग्रामर का रूल लगाया। एंड का मतलब है दोनों चीजें। जहां एंड लगा हुआ है मतलब सब कुछ फॉलो होगा तभी काम बनेगा। वहीं अगर हम एलिजिबल डिपॉजिट चैप्टर में जाते हैं, एलिजिबल कंपनी में, डिपॉजिट चैप्टर में जाते हैं एलिजिबल कंपनी, तो वहां पर लिखा हुआ है एलिजिबल कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, और बीच में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर और का मीनिंग क्या समझा कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इसे एलिजिबल कंपनी का दर्जा दे देगी, ये फिर पब्लिक से जो है डिपॉजिट्स ले सकती है। तो यहां पर हम करते हैं ग्रामेटिकल। यहां पर कोर्ट क्या करता है? जो
आपको इंग्लिश पढ़ने के रूल्स हैं, जो आपके इंग्लिश के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ स्पीच, वही कोर्ट फॉलो करता है। बट वहीं आते हैं बेटा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जहां पर वो कहता है कि नहीं नहीं, यहां पर इंग्लिश से काम नहीं चल रहा, यहां पर मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि लॉ मेकर की क्या इंटेंशन थी, क्या वो कहना चाहता है, वर्ड्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं व्हेन द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राइज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट इन सम अदर वे। जब कोर्ट वर्ड्स को फॉलो नहीं करता, वर्ड्स के बाहर चला जाता है, लॉ मेकर की क्या इंटेंशन थी उसके हिसाब से अपना जजमेंट देता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ओके सर। सेम बात बेटा फिट्जराल्ड भैया ने कही थी। फिट्जराल्ड भैया ने, देखो यहां पर अगर आप देखोगे, मैं आपको ध्यान से एकदम सिंपली बताता हूं, ये देखना, मिर्जा मिर्जा मिर्जा, अरे मिर्जा मिर्जा मिर्जा, देखो ग्रामेटिकल किसने बोला था? सोलोविक्स भैया ने। और लिटरल किसने बोल दिया? इसी को ही लिटरल किसने बोल दिया? किसने बोल दिया? हमारे फिट्जराल्ड भैया ने। फिट्जराल्ड भैया ने क्या बोल दिया? इसको लिटरल बोल दिया। और लॉजिकल को उन्होंने क्या बोल दिया? फंक्शनल बोल दिया। यानी उन्होंने कहा अरे भाई इंटरप्रिटेशन के सिर्फ दो मेथड होते हैं, एक होता है लिटरल और एक होता है फंक्शनल। बात उन्होंने अलग नहीं करी, लेकिन नाम उन्होंने अलग कर दिए, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब आप रिटन लॉ या डॉक्यूमेंट को अंदर का ट्रू मीनिंग फाइंड करते हैं। ट्रू मीनिंग या जिसने, फ्रेमर का मतलब है जिसने उस डॉक्यूमेंट या लॉ को बनाया है, उसकी इंटेंशन पर जाते हैं। फोटोग्राफी वाला एग्जांपल। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, हम यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तब होती है जब हम एक्चुअल वर्ड से बाहर जाकर असली मीनिंग को ढूंढते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम जब इंटेंशन निकालते हैं लॉ की, उसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन? लेमन लैंग्वेज के लिए अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, उसके लिए इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन मतलब दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लॉ स्टूडेंट्स की जो लॉ पढ़ रहे हैं, उनको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों क्या हो रहे हैं? इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। जहां पर इंटरप्रिटेशन यूज होना चाहिए वहां पर ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्ड कहते हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्ड कहना चाहिए वहां पर ये इंटरप्रिटेशन वर्ड कहना चाहते हैं। कि दोनों में ही कहीं ना कहीं आप लॉ का मीनिंग निकालने का फाइंड कर रहे हो, बस मेथड अलग है। यहां पर इंटरप्रिटेशन में क्या हो रहा है? व्हाइल मोर देन ऑफन इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है, क्योंकि कोर्ट दोनों से ही क्या निकालता है? लॉ का मीनिंग निकालता है, लॉ का मीनिंग निकालता है। बट दोनों का डिफरेंट कोनोटेशंस, यानी एक्चुअली में डिफरेंट मीनिंग है। इंटरप्रिटेशन क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम जो शब्द लिखे हुए हैं ना, बस उनका मीनिंग निकालते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। जो लिखा हुआ है, यानी इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करते हैं? लिटरल इंटरप्रिटेशन और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन की, अगर मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन की, तो कोर्ट वहां पर कंस्ट्रक्शन करता है जहां पर लिटरल मीनिंग से काम नहीं चलता। लिटरल मीनिंग से काम नहीं चलता मतलब जहां पर अगर आप लिटरल मीनिंग लगाओगे और जो मीनिंग है वो एकदम एम्बिग्यूअस आ रहा है, या जो मीनिंग आपको लग रहा है अरे नहीं लॉ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहता होगा, कुछ गड़बड़ हो गई है लॉ बनाने वाले से, उस केस में कोर्ट जो है वो कहां चला जाता है बेटा? कंस्ट्रक्शन के लिए चला जाता है। सो वेयर द कोर्ट अधेयर्स टू द प्लेन मीनिंग, अगर कोर्ट लैंग्वेज को आंखें बंद करके जो लॉ में लिखा है अगर उसे फॉलो करता है तो उसे बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। बट अगर उस मीनिंग से सही सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा, मतलब कोई सेंस नहीं बन रही जो आपने इंटरप्रेट किया, तो कोर्ट यहां पर डिसाइड कर सकता है कि भैया यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों है? आप इस पॉइंट को ना सेम एक्चुअली में यहीं से कवर कर सकते हो। कहां गया? यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन से ही कि हमें इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों है। बट कुछ बच्चों को होगा नहीं सर यहां से भी थोड़ा बता दो, तो बिल्कुल बता देता हूं। देखो जब लॉ मेकर लॉ बना रहा होता है
तो वो क्या कोशिश करता है, वो ये कोशिश करता है, वो पूरा ध्यान रखता है कि लॉ बनाते समय उससे फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी हो, यानी कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी एब्सर्ड मीनिंग नहीं आना चाहिए। लेकिन सच बताओ तो इंग्लिश बड़ी फनी लैंग्वेज है। लॉ मेकर कितना भी चाले कि वो उसे अच्छा बनाना चाहता है, उससे गलतियां हो जाती हैं, उससे गलतियां हो जाती हैं। वो नहीं कर पाता सारी एम्बिग्यूटीज को क्लियर। वो कोशिश करता है अपनी तरफ से पूरी कि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, और तभी तो अमेंडमेंट्स आती है कि अगर ये कंफ्यूजन या कुछ गलत हो गया तो उन्हें अमेंडमेंट्स के माध्यम से ठीक करा जाता है। लेकिन इट इज रेयरली पॉसिबल कि आप 100% ठीक लॉ लिख पाओ, यानी ऐसा लॉ लिख पाओ जिसमें सब कुछ पूरा क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन बची ही नहीं। ऐसा लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा लॉ लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप लॉ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन आएंगे, और उस 10 क्वेश्चन के आंसर में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर उस लॉ में से मिल पाएंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद की गट्स फीलिंग्स पे, या तो केस लॉ ढूंढोगे और नहीं होगा तो आपको लगेगा कि वो क्यों, ऐसा क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, आप खुद से बताते हो। ठीक है, चलिए नाउ, सो द डिग्री ऑफ एक्यूरेशन, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, इज परहैप्स अनअटेनेबल। हम नहीं कर सकते 100% लॉ को करेक्ट ड्राफ्ट करना इम्पॉसिबल है। ऐसा लॉ बनाना जिसमें कोई कंफ्यूजन ही ना हो, तो भैया फिर कोर्ट्स क्या करेंगे, कोर्ट्स को हमने इंटरप्रिटेशन के लिए तो रखा हुआ है, तो वो करना नामुमकिन है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉ में मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, 1872 में बना था। 1872 में बना हुआ लॉ आज भी चलता आ रहा है। क्या लॉ मेकर ने उस टाइम सोच लिया होगा कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होने वाले हैं? क्या उस टाइम पे लॉ ने देख लिया होगा कि इंटरनेट का इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है? क्या लॉ ने उस टाइम देख लिया होगा कि भैया क्रिप्टो करेंसी आने वाली है? नहीं। तो जिस टाइम पे लॉ बना रहा है लॉ, वो फ्यूचर में होने वाली कॉन्टीजेंसीज को लॉ बनाते टाइम एंटिसिपेट नहीं कर पाता है। कि उस टाइम पे आप सिर्फ ये देखते हो, उस टाइम पे तो व्हाट्सएप भी नहीं आया था, उसने सोचा ही नहीं होगा व्हाट्सएप, ईमेल, इन सब पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उसे तो लगता था लोग या तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या चिट्ठियां भेज के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बट आज की तारीख में लॉ पूरा चेंज हो चुका है भैया, सिचुएशन डायनामिक हो चुकी है। तो उस टाइम पर जब लॉ बनाया गया था, तब लॉ मेकर के लिए ये फोर्सी करना कि फ्यूचर में क्या कॉन्टीजेंसी आएगी, वो ये नहीं कर पाता है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन आज की तारीख में जरूरत होती है। बाकी आपको आगे का ये वाला पॉइंट जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, यहां पे ये रिपीटेड है, आप दोबारा पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है। ऊपर की चीज दोबारा लिखी हुई देखो, ग्रामेटिकल और लॉजिकल। ग्रामेटिकल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अभी हमने ऊपर ही देखा। ग्रामेटिकल मतलब लिटरल और लॉजिकल मतलब रीजनेबल। तो इसको दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चा? प्राइमरी रूल्स पढ़ने वाले हैं। कितने प्राइमरी रूल्स? 1 2 3 4 5 6 7 प्राइमरी रूल्स पढ़ने वाले हैं और 2 सेकेंडरी रूल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, बहुत डिटेल दिए हुए, बट एग्जाम में 10 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, है ना? तो यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना होगा। और क्या करना होगा, हर रूल के, क्योंकि वो कोई सा भी रूल पूछ सकता है, उसके 4 से 5 पॉइंट लर्न करने होंगे और उससे रिलेटेड लॉ का एक एग्जाम्पल लर्न करना होगा। और एग्जाम में जब वो 5 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, वो 4-5 पॉइंट जो आपने उससे लर्न किए थे वो लिख देने हैं, एक एग्जाम्पल नीचे कोट कर देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो, पहला रूल है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो कि 2.10 से स्टार्ट हो रहा है और आपका जा रहा है अराउंड 2 पेज से ऊपर का कंटेंट दिया हुआ है। तो अगर आप 2 पेज का कंटेंट लर्न करके जाओगे, एग्जाम में उतने मार्क का आने ही नहीं वाला है, तो फिर क्यों आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो? हां, ये होना चाहिए सिंपली कि आपको उस रूल के बारे में कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो रूल क्या कहता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला रूल स्टार्ट करते हैं,
रूल मैंने यहां पर पॉइंटर्स भी लिखे, देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जो आपको लर्न करने हैं। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, इसको हम लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल भी कहते हैं और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का रूल भी कहते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपको समझाया है कि जो लॉ में लिखा है दिमाग मत लगाओ, जैसा लिखा है वैसा फॉलो कर लो, जैसा लिखा है वैसा फॉलो कर लो। और यही दुनिया में अगर आप कोई भी बंदा पहली बार लॉ पढ़ता है तो वो हमेशा कौन सा रूल लगाता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल आता है। यानी लिटरली इसका जो मीनिंग है, जो मीनिंग शब्दों में दिया गया है वही, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट रूल एंड द प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला रूल है और प्राइमरी रूल है, और ये कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो इसको कार्डिनल का मतलब होता है एसेंशियल, यानी जरूरी रूल है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये जो लॉ मेकर की इंटेंशन होती है वो सिर्फ कहां से ढूंढते हैं, लॉ में यूज हुए हुए वर्ड से। यानी अगर मैं कंपनीज एक्ट खोलता हूं, ठीक है, ये मैंने कंपनीज एक्ट खोल लिया, ओके। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो ये रही कंपनी की डेफिनेशन, मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, ठीक है। लेट्स रीड, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी। अब यहां पर मैंने क्या करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने आपको पूछा था कि क्या अमेजॉन इंक जो यूएसए में बनी है क्या वो एक कंपनी है, तो आपने कहा था हां। लेकिन फिर हमने बड़ी देर डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमने ये पता करा कि क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी है। द आंसर इज नो। क्या रियल, अगर आप बाहर से किसी से भी पूछोगे अमेजॉन कंपनी है, सब लोग कहेंगे हाँ अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे एज अ लॉ स्टूडेंट क्या अमेजॉन इंक यूएसए की कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? कि आप कर रहे हो लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो लिखा हुआ है कि कंपनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनियां बनी थी, या जो पुराने प्रीवियस कंपनी लो यानी कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913 में जो कंपनियां बनी थी, कंपनीज एक्ट 1913 में जो कंपनियां बनी, उन कंपनियों की बात यहां पर की जा रही है। उसके अलावा किसी भी कंपनी को कंपनी नहीं कहा जाएगा। यही बात आपकी लिटरल इंटरप्रिटेशन में करी गई कि आप लॉ पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स यूज करेंगे जो लॉ में लिखे हुए हैं, खुद का कोई भी वर्ड ना ऐड करेंगे ना डिलीट करेंगे। और इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहां पर हम लॉ को, दैट इज एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूट मतलब इंटरप्रेट करते हैं लिटरली, जैसा लिखा है वैसा ही, एंड ग्रामर्स के रूल लगाते हुए उन शब्दों को कौन सा मीनिंग देता है। कई बारी शब्दों का एक ही शब्द के 5 मीनिंग होते हैं, आप उसे वो मीनिंग देना जो उसका नेचुरल मीनिंग है, जो उसका सबसे पॉपुलर मीनिंग है। इस पर भी आया जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आपको ये आगे के पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आएंगे हम लोग किस पे, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी आप कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन के लिए जाओगे कि कोर्ट इंटरप्रेट कर दो, तो कोर्ट की ये प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो लिटरल इंटरप्रिटेशन ही लगाएगा। यानी जो मीनिंग उन शब्दों का बनता है उसी शब्द का मीनिंग निकालेगा। लेकिन ये कब होगा, जब वर्ड्स को पढ़ के किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होगी, जब मतलब को पढ़ के किसी तरह का डाउट क्रिएट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी, अगर किसी भी तरह का डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो बेस्ट मेथड इज द लिटरल इंटरप्रिटेशन मेथड। बेस्ट मेथड इज द लिटरल इंटरप्रिटेशन मेथड या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन मेथड। तो वेयर द वर्ड्स ऑफ एक्ट आर वेरी क्लियर, अगर एक्ट के वर्ड बहुत ज्यादा क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस, कोई डाउट ही नहीं है उन्हें पढ़ने के बाद आपके दिमाग में किसी तरह का डाउट नहीं आ रहा, तो आपको उन वर्ड्स को नेचुरल सेंस में, यानी उनका जो पॉपुलर मीनिंग होगा, उनका जो नेचुरल मीनिंग होगा वो देना पड़ेगा। और यहां पर कोर्ट जो है वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन के यहां पे लिख लो, यानी यहां पर जो कोर्ट है वो उसे लिटरल कंस्ट्रक्शन के अलावा और कोई भी इंटरप्रिटेशन का रूल नहीं लगा सकता है। यानी वो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं दे सकता। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहां देगा, जहां पर कंफ्यूजन होती है वहां पर देगा, और इसी रूल को बोला जाता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। और यही बात
यही बात लैटिन एक लैंग्वेज है, मैक्सिम मतलब स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल। तो बड़े सारे लैटिन मैक्सिम्स है, जिसमें से एक है एब्सोल्यूटा सेंटेनिया एक्सपोजिरो नॉन इंडिगेट। इसका मतलब है अगर कोई सेंटेंस बहुत क्लियर है तो उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यानी प्लेन वर्ड्स रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर मैं बात करता हूं एसोसिएट कंपनी में एक वर्ड यूज होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर वहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन नहीं दी होती तो हमेशा हमारे दिल में यह क्वेश्चन रहता कि 20% है या नहीं है, 10% भी तो हो सकता है सिग्निफिकेंट, 40% भी तो हो सकता है। बट लॉ ने एकदम क्लियरली बता दिया ना वहां पर कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब 20% है या उससे ज्यादा है, फिर वहां क्वेश्चन एम्बिग्यूटी रही नहीं। 20% है या उससे ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अदरवाइज नहीं है। हां, अगर वहां पर एसोसिएट कंपनी के नीचे अगर वो डेफिनेशन का क्लॉज नहीं दिया होता, वो नहीं बताया होता सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब, तब एम्बिग्यूटी आ जाती कि यार सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहां पर क्या होगा, तब हमें सोचना पड़ जाता। बट आज की तारीख में क्या हमें सोचने की जरूरत है, जब हमें क्लियरली लॉ ने बता दिया उसका मतलब क्या है, तो हम यहां पर कौन सा मेथड लगाएंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन मेथड लगाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंडर ही है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा, नैरो मीनिंग वर्सेस वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग वर्सेस वाइडर मीनिंग, ठीक है। नैरो मीनिंग, अगर एक वर्ड का नैरो मीनिंग भी दे सकते हो और वाइडर मीनिंग भी दे सकते हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आईसीआई ने एक एग्जांपल दिया है जो हमने अपने कंपनी एक्ट में पढ़ा हुआ है, सेक्शन 102 में बोला है कि जब भी आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे, जब भी आप रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए, जब भी कंपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाकर देगी मेंबर्स को, क्यों देती है मेंबर्स को, ताकि उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को पढ़ के मेंबर्स ये डिसाइड कर सके कि वो वोट अपना फेवर में डालेंगे या अगेंस्ट में डालेंगे, वो अपना वोट फेवर में डालेंगे या अगेंस्ट में डालेंगे। वहां पर एक रिक्वायरमेंट है कि अगर उस बिजनेस में, मतलब जिसके लिए आप अप्रूवल ले रहे हो, उस ट्रांजैक्शन में अगर डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है तो वो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब यहां पर दो मीनिंग आ सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्टर का डायरेक्ट इंटरेस्ट कवर सिर्फ बताने की बात करिए, अगर उसका खुद का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, और एक मीनिंग इसका आ सकता है इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट का मतलब है कि मान लो वो इंटरेस्टेड नहीं है बट उसकी वाइफ इंटरेस्टेड है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो इंटरेस्टेड नहीं है बट उसका बेटा है उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो लोन लेने जा रही है, एक फर्म से लोन लेने जा रही है, एक कंपनी फर्म से लोन लेने जा रही है, और उस फर्म में मेन पार्टनर्स कौन है, एक डायरेक्टर के बीवी और उसका बेटा। तो अब डायरेक्टर का डायरेक्ट तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स हैं वो पार्टनर है। तो अगर मैं इसको वाइडर सेंस में इंटरप्रेट करूंगा तो मुझे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और अगर मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूं कि डायरेक्ट इंटरेस्ट, सिर्फ इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट आएगा, मतलब ये वाली बात मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बात डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। मैं दोनों में ही क्या कर रहा हूं, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। तो वहां पर देखिए, यहां पर कहां गया, आइए पढ़ते हैं। देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रपोज्ड मोशन में सेक्शन 102 में बताना पड़ेगा, तो इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ब्रॉडर सेंस में, क्योंकि हमें कोई भी इंटरेस्ट बताना पड़ेगा मेंबर, ताकि मेंबर्स को समझ सके कि वो उस बिजनेस को डिसीजन लेते हुए फेवर में वोट करेंगे या अगेंस्ट में करेंगे, उसके लिए उन्हें हेल्प हो जाती है। बट यहां पर लॉ का इंटेंशन क्या होगा कि वो चाहता होगा कि आप पूरा डिस्क्लोजर दो, किसी भी तरह की कोई चीज छुपाओ मत, यानी विदाउट रिजर्वेशन या सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल
अगर अगर डायरेक्टर का बेटा, डायरेक्टर की बेटी, डायरेक्टर के पापा, डायरेक्टर की मम्मी, डायरेक्टर का भाई, डायरेक्टर की बहन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको नहीं लगता कि शेयर होल्डर को यह बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्टर्स के ये लोग जो हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं और ये मटेरियल फैक्ट है। सो यहां पर अगर आप नैरो इंटरप्रिटेशन कर लोगे, यहां पर नैरो इंटरप्रिटेशन कर लोगे मतलब आप कहोगे नहीं डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये डिस्क्लोज नहीं करता हूं, तो उससे क्या होगा, इससे डिस्क्लोजर का जो पर्पस है, डिस्क्लोजर का पर्पस ही यही था कि शेयर होल्डर्स को पता चल सके कि डायरेक्टर अपने लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रहा है, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो यहां पर कि नैरो इंटरप्रिटेशन लेनी है या वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी है, ये डिपेंड करता है कि वो पर्पस क्या था उस लॉ मेकर का वहां पर बनाने के लिए, यही बात यहां पर लिखी हुई है। सो ओकेशन में अराइज, जहां पर आपको चॉइस करनी पड़ती है दो इंटरप्रिटेशन के बीच में, जिसमें एक इंटरप्रिटेशन नैरो इंटरप्रिटेशन होती है और एक इंटरप्रिटेशन वाइडर इंटरप्रिटेशन होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर नैरो इंटरप्रिटेशन कर लो, करने को तो कर सकते हो, लेकिन अगर उससे पर्पस ही डिफीट हो जाता है लॉ का, अगर नैरो इंटरप्रिटेशन करने से लॉ का पर्पस ही डिफीट हो गया, तो फिर वहां पर आपको कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए, वाइडर इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर ही है कि अगर एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं तो कौन सा मीनिंग हमें उसे देना चाहिए। तो बेटा लॉ कहता है आपको उसे नेचुरल, ऑर्डिनरी या पॉपुलर मीनिंग देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो सेल्स टैक्स में लिखा हुआ है, सेल टैक्स में लिखा हुआ है कि वेजिटेबल्स पर और फ्रूट्स पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हम सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। मान अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बीटल लीव्स भेजी। बीटल लीव्स क्या होती है, बीटल लीव्स का मतलब होता है पान का पत्ता। मुझे बताओ, और ये कहने लगा कि इस ट्रांजैक्शन पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि बीटल लीव्स भी तो पत्ते ही हैं, एक तरह के वेजिटेबल ही हैं। ये बताओ क्या ये वेजिटेबल्स की तरह बिकते हैं, क्या आपने देखा है? अब जब वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो क्या पान के पत्ते खरीद के लाते हो? तो यही बात यहां पर इंटरप्रिटेशन पे आई कि आपको उसका पॉपुलर मीनिंग लेना है, और बीटल लीव्स का पॉपुलरली मीनिंग कभी वो वेजिटेबल में नहीं दिखता, लोग नेचुरली उसे वेजिटेबल में काउंट नहीं करते। यही आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है कि कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि बीटल लीव्स की सेल को सेल्स टैक्स में कवर किया जाए या नहीं, क्योंकि अगर ये वेजिटेबल में काउंट कर लेंगे तो इसे हम सेल्स टैक्स में कवर नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसे हमने वेजिटेबल में कवर नहीं किया बीटल लीव्स को, तो यहां पर क्वेश्चन आया कि बीटल लीव्स को कौन सा मीनिंग देना चाहिए। वो कह रहा है कि भाई उसने पूछा भाई वेजिटेबल का मीनिंग क्या होता है, उसका वेजिटेबल का मीनिंग होता है जो हम उगाते हैं भैया, जिसके जो सीड से नहीं बनता। फ्रूट्स और वेजिटेबल में थोड़ा इतना ही डिफरेंस होता है, एक शायद सीड्स होते हैं और एक अदर देन सीड्स पत्ते वगैरह होते हैं। तो उसने कहा भाई ये देखो क्लियरली वेजिटेबल्स में कवर हो रहा है, लेकिन हमने कहा मान रहे हैं तुम्हारी बात, टेक्निकली ये वेजिटेबल्स के डेफिनेशन में आ रहा होगा, बट क्या ये पॉपुलरली जो नेचुरल अगर हम बात करें जिस कंटेक्स्ट में हमने वेजिटेबल को लिखा है, तो क्या ये वेजिटेबल्स की तरह बिक रहा है मार्केट में? द आंसर इज नो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि बीटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरी टेक्निकल और बोटेनिकल मीनिंग। देखो बोटेनिकल मीनिंग यानी बायोलॉजी अगर पढ़ के आप वेजिटेबल की डेफिनेशन पढ़ोगे, अगर बायो में जाओगे, बायो है ना, वहां पे आपको प्लांट्स के बारे में सिखाया जाता है साइंस में, ठीक है, तो वहां पे अगर तुम पढ़ोगे बोटेनिकल मीनिंग पढ़ोगे तो वहां पर हो सकता है वेजिटेबल की डेफिनेशन में बीटल लीव्स कवर हो जाती हो, लेकिन जब हम बात करते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन की तो वहां पर ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग क्लियर होना चाहिए, यानी एवरीडे यूज में हम बीटल लीव्स को वेजिटेबल कहते हैं या नहीं कहते? कह रहे नहीं कहते। तो जब हम पॉपुलर सेंस में उसे नहीं कहते तो यहां पर क्या होगा, बीटल लीव्स पर सेल्स टैक्स लगेगा और वो वेजिटेबल में कवर नहीं होंगी, वो वेजिटेबल में कवर नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है अगर कोई टेक्निकल वर्ड है तो उसका मीनिंग कैसे निकाला जाएगा? बेटा टेक्निकल वर्ड का मीनिंग टेक्निकल सेंस में ही कवर होगा। देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? वैसे तो होता है बार बार कोशिश करना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बार बार कोशिश करना। लेकिन अगर प्रैक्टिस वर्ड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट में यूज होगा तो क्या उसका मतलब कोशिश करना होगा? द आंसर इज नो। वहां पर उसका मतलब कोशिश नहीं करना होगा, वहां पर ये उनकी इंडस्ट्री का मतलब है। जैसे हम लोग भी तो कहते हैं
कि सीए प्रैक्टिसिंग है या नॉन प्रैक्टिसिंग है, वैसे ही एडवोकेट भी प्रैक्टिसिंग है या नॉन प्रैक्टिसिंग है। तो वो जो प्रैक्टिस का मतलब है वो फिर आप नेचुरल मीनिंग नहीं दोगे, वहां पर वो टेक्निकल टर्म्स में यूज हुआ है। तो वहां पर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर एक्ट कर सकता है, कोर्ट में जाकर प्लीड कर सकता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके ना पे जाके वहां खड़ा हो सकता है। तो यहां पर जो प्रैक्टिस का मतलब है कि वो लिटिगेंट पार्टी के बिहाफ पर जाकर एक्शन कर सकता है, कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकता है, वो मीनिंग दिया जाएगा प्रैक्टिस का, ना कि नेचुरल मीनिंग कि प्रैक्टिस का मतलब है वो कोशिश कर सकता है। ठीक है, ओके सर। तो आगे की भी लाइन पढ़ देते हैं। व्हेन लॉ कन्फर्स, अगर लॉ ने एडवोकेट को राइट टू प्रैक्टिस दिया है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, इसका मतलब है, इस वर्ड का मतलब यहां पर है कि हमने उसे ऑथोराइज किया है कि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर अपीयर हो सकता है, वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर प्लीड कर सकता है। यहां पर प्रैक्टिस का मतलब उसका टेक्निकल सेंस में लिया जाएगा। तो यहां पर हमारा पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा नैरो सेंस, वाइडर सेंस। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, दैट इज ऑर्डिनरी मीनिंग। और फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा, दैट इज टेक्निकल वर्ड्स टू बी अंडरस्टैंड इन टेक्निकल सेंस। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है बेटा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज फंक्शनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फंक्शनल कंस्ट्रक्शन यहां नहीं रहा है, रुको इधर लिख देते। फंक्शनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर आप लिटरल इंटरप्रिट, सबसे पहले आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाना ही पड़ता है। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाने से जो मीनिंग आ रहा है वो मीनिंग एकदम वेग मीनिंग आ रहा है, वो मीनिंग सेंसिबल नहीं हो रहा है, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तब आप लगाते हो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को, तब आप लगाते हो रीजन को। ठीक है, यानी यहां पर कौन सा लैटिन मैक्सिम लगता है, यहां पर लगता है अत रेस मैगिस वेलियात क्वाम पेरियात। क्या ये याद करना है? हाँ बेटा, ये आपको एक पेज पे लिखने के उसका मीनिंग के आगे आपको एक पेज पे सारे लैटिन मैक्सिम और उनके मीनिंग लिख लेने हैं और इसको लर्न कर लेना है। एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई इतना नहीं है, बट एमसीक्यू में वो आपको लैटिन मैक्सिम देगा, 4 एग्जांपल दे देगा इनमें से भैया कौन सा इसका मीनिंग है, या उल्टा कर देगा, मीनिंग दे देगा और 4 लैटिन मैक्सिम दे देगा। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। और मान लीजिए 1 मार्क का आपको एमसीक्यू लिखने वाला है। ठीक है, ओके सर। तो यहां पे अट्रेस मैगिस वेलियात क्वाम पेरियात में क्या बोलता है, द वर्ड्स ऑफ लॉ मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट। आप लॉ के शब्दों को ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे जिससे कि कोई सेंसिबल मीनिंग निकल कर आए, जिससे कि कोई सेंसिबल मीनिंग निकल कर आए। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर मैंने आपको बोलता आपको 3-4 पॉइंट याद करने हैं। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा जब ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन फेल हो जाता है, जब कोर्ट ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करता है और उससे इनकंसिस्टेंसी आती है, उससे एब्सर्डिटी आती है, यानी मीनिंग क्लियर नहीं होता, उससे जो हमने मीनिंग निकाला है वो किसी काम का नहीं है, तब कोर्ट क्या करता है, तब उसे रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट को इस रूल को लगाता है। इस रूल को लगाता है, कौन से रूल को लगाता है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को। और फिर जब ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एब्सर्ड हो जाता है, सो इट इज परमिसिबल, तो कोर्ट को यह अलाउड है कि वो डिपार्ट कर जाए, वो फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ना करे, छोड़ दे और उसको ऐसे इंटरप्रेट करे जिससे कि मीनिंग एब्सर्ड नहीं बल्कि एकदम क्लियर मीनिंग आए। एंड डिपार्चर फ्रॉम द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब जब आप लिटरल इंटरप्रिटेशन छोड़ देते हो, जब कोर्ट कहता है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो चुका है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन फेल हो चुका है, तो वो कर तो सकता है लेकिन कितना डिपार्ट कर सकता है, कितना बाहर कोर्ट जा सकता है, सिर्फ उतना ही जिससे उसकी एब्सर्डिटी खत्म हो जाए, मतलब जिससे कि उसका मीनिंग जो है वो सेंसिबल मीनिंग आ जाए। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर एमसीक्यू में पूछे कि कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो आप बोल देना लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल। और अगर वो पूछे गोल्डन रूल ऑफ, ये एमसीक्यू के लिए है, गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो आप उसे कह देना भैया रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहां पर ऑप्शन नहीं होता, मान लो कोर्ट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया और लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो गया, यानी उससे कुछ ऐसा मीनिंग निकला जो मीनिंग सही नहीं है, तो यहां पर कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है, वो लिटरल लगा के छोड़ देगा। यहां पर उसकी ड्यूटी है कोर्ट की कि वो डिक्शनरी मीनिंग से बाहर जाएगा, अपना खुद का मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, जिससे कि वो जो गलती हो रही है, जिससे कि जो गलती हो रही है उसको सप्रेस कर सके, उसको सप्रेस कर सके। यही बात यहां पर लिखी हुई है। बाकी ये वाला पॉइंट आपको बस एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इस वाले रूल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, और मोस्टली रिपीटेटिव। क्या है एमसीक्यू के लिए, इंटरप्रेटेरिया फिंदा एस्ट और रेस मैगिस वैलियात कॉम पेरियात। इसका मतलब है स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रूड ग्रामेटिकली, यानी ये किसके लिए बोला गया है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन बोला गया कि नॉर्मल रूल तो यही है हमेशा के लिए कि हम उसे ग्रामेटिकली करेंगे, बट हां जहां पर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन फेल हो जाती है, उससे मीनिंग एम्बिग्युअस आ जाता है, उससे एब्सर्डिटी आ जाती है, तो कोर्ट की यह ड्यूटी है कि वो कौन से इंटरप्रिटेशन पे चला जाए, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे चला जाए। नेक्स्ट रूल आता है बच्चों, थर्ड रूल, दैट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जो हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है वो आपको रीड भी करने की जरूरत नहीं है, आप अननेसेसरी उससे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना पढ़ा है उतना अच्छे से लर्न कर लेना, आपका काम हो जाए। तो चलिए चलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे, इसको समझते हैं। देखो चलो, देखो हार्मनी वर्ड, हार्मनी का अपोजिट होता है कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी का अपोजिट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट लॉ कहता है, आपको पहले तो पूरा लॉ पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 में अगर लास्ट सेक्शन 470वां है, तो आपको पूरे एक्ट को पढ़ लेना है। पूरे एक्ट को, आप ऐसा नहीं कर सकते थोड़ा सा पोर्शन पढ़ोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको पूरे एक्ट को पढ़ना है। और अगर इसमें कुछ सेक्शंस में आपको लड़ाई दिख रही है, मान लो सेक्शन 38 और सेक्शन 58 में आपको लड़ाई दिख रही है कि यार ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये लोग थोड़ी अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो कौन सी बात फॉलो करनी चाहिए ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में इस रूल को लगाया जाता है कि अगर दो सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप उन्हें ऐसे लगाने की कोशिश करो कि दोनों में हार्मनी बन जाए, कि ये भी फॉलो हो जाए थोड़ा सा और ये भी फॉलो हो जाए, ये भी फॉलो हो जाए और ये भी फॉलो हो जाए। इस तरह से आप उन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, इस तरह से आप उन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश करना कि दोनों में लड़ाई ना हो, दोनों में लड़ाई ना हो। सो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में यही बात बोली गई है। ये रूल सिर्फ तब लगाया जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है टू प्रोविजन ऑफ अ एक्ट। एक्ट के किसी दो सेक्शंस में अगर लड़ाई हो जाती है, तो कौन से सेक्शन को फॉलो करना है, तो वो कहता है ऐसा मत, अभी से मत सोचने लग जाओ ये वाला फॉलो करूंगा और ये वाला फॉलो नहीं करूंगा। नहीं, कोशिश करो कि दोनों ही फॉलो हो जाएं, कोशिश करो कि दोनों ही फॉलो हो जाएं। इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है उस लॉ को, ठीक है। सो यही बात है, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये बेटा आपका सेकंड पॉइंट बनेगा, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इफ इट इज पॉसिबल टू अवॉइड, अगर पॉसिबल है कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करा जा सके इन दो प्रोविजन में, अगर आप इंटरप्रिटेशन सही कर लो और दोनों की लड़ाई दूर हो जाए, देन कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको इंटरप्रिटेशन इस तरह से करे कि दोनों ही प्रोविजन में क्या आ जाए, हार्मनी आ जाए। क्योंकि हमें एक्ट को रीड एज अ होल करना होता है, हमें पूरे एक्ट को पूरा पढ़ना होता है, हम उसको पार्ट्स में नहीं पढ़ सकते कि सेक्शन 3 का इतना ही पार्ट पढ़ा है, 4 5 क्या कह रहे हैं भूल जाओ, नहीं, सेक्शन 3 भी पढ़ेंगे, सेक्शन 4 भी पढ़ेंगे। अब कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे बच्चा ऐसा हो जाता है कि आप सेक्शंस की लड़ाइयों को खत्म नहीं कर पाते, तो वहीं पर ना आपको सेक्शन में ही हिंट मिल जाता है
कि कौन सा सेक्शन फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है बेटा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मान लो सेक्शन 3 पढ़ा आपने और सेक्शन 4 पढ़ा आपने। सेक्शन 4 की स्टार्टिंग में लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 4 की स्टार्टिंग में ही लॉ मेकर ने लिख दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। तो इसका मतलब अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो पहले तो आप हार्मनी की कोशिश, बट अगर हार्मनी नहीं बनती है तो आप क्या मानोगे, आप कहोगे सेक्शन 4 खुद कह रहा है कि सेक्शन 3 विल ओवरराइड, यानी सेक्शन 3 विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 4 इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। यानी अगर किसी सेक्शन में सब्जेक्ट टू वाली लाइन लिखी है तो वो दूसरे सेक्शन को बोल रहा है कि आप उसको इज्जत दो, मुझे छोड़ दिया तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, देखो द इंपैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट। अगर किसी प्रोविजन में सब्जेक्ट टू वर्ड का इस्तेमाल हुआ है व्हेन द सेम सब्जेक्ट, और दोनों सेक्शन सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में कर रहे हैं, यानी दोनों में सेम बात लिखी थी और दोनों क्योंकि सेम बातों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग बात लिखी हुई है। एक मुझे दूसरा रास्ता दिखा रहा है और एक सेक्शन मुझे सेक्शन 3 में रास्ता इधर का दिखा रहा है, सेक्शन 4 में रास्ता इधर का दिखा रहा है। तो अब मुझे कौन सा रास्ता चुनना है? 4 नहीं कह दिया, अगर भैया 3 कुछ और कह रहा है ना तो जाओ उसकी बात सुन लो, मेरी बात मत सुनना, जाओ उसकी बात सुन लो, मेरी बात मत सुनना। तो यही बात यहां पर बोली गई है बिटवीन देम देन द लेटर मतलब ये वाला सेक्शन विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसको लेटर बोलेंगे, लेटर क्योंकि इसमें सब्जेक्ट टू नहीं लिखा है, ये बाद में आया है ना, तो इसकी बात इन्होंने करी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सब्जेक्ट टू वाला पॉइंट कब काम नहीं करेगा? अगर दोनों सेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं तो फिर अगर सब्जेक्ट मैटर ही अलग है दोनों का, एक कंपनी के नाम से रिलेटेड प्रोविजन है और एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड प्रोविजन, तो दोनों भाई ये नेम ऑफ द कंपनी के बारे में बहुत सारे प्रोविजन बताए कि कंपनी के नाम में ये नहीं लिख सकते हो, वो नहीं लिख सकते हो, और ये सेक्शन तुम्हें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात कर रहा है, तो फिर तुम्हें इस सब्जेक्ट टू वाले प्रोविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां पर फटाफट से आप लोग एग्जाम्पल रीड कर लेंगे, ठीक है। कर लिया रीड? कह रहे हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के कंपनी एक्ट में लिखा है एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शॉल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4। यानी यहां पर क्या होगा, इसका मतलब यही है कि भैया सेक्शन 4 विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 13। जिस मैटर के लिए उन्होंने बात करी है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 जो है वो प्रिवेल करेंगे, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा, कहीं सारे सेक्शन में आपको एक वर्ड दिखता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। मैं भी दिखाता हूं आपको, नॉट विद स्टैंडिंग, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये कंपनीज एक्ट बेयर एक्ट है, चलिए ये देखिए जैसे आप यहां पर पढ़ेंगे सेक्शन 54 में क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 50, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। सेक्शन 53 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, यानी फेस वैल्यू से कम पर इशू करना अलाउड नहीं है। लेकिन वही सेक्शन 54 कहता है कि सेक्शन 53 में जो लिखा है उसे छोड़ो, स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
सेक्शन 53 क्या बोल रहा था कि कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, जबकि यहां पर क्या बोला है कि कंपनी कर सकती है डिस्काउंट पे स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में। तो 53 को फॉलो करो या 54, तो यहां पर बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में हम सेक्शन 54 को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53, जिसका मतलब है कि सेक्शन 54 विल ओवरराइड दी सेक्शन 53, सेक्शन 54 विल ओवरराइड दी सेक्शन 53। आई होप आपको ये बात समझ गई होगी। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अनदर सेक्शन, अगर ऐसा रेफरेंस दिया हुआ है तो भैया वो वाले सेक्शन को हम ओवरराइड कर जाएंगे। यहां पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन में ये लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग, सेक्शन 42 के सब सेक्शन 11 में ये लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट सब सेक्शन 11 of section 42 will override the provisions of subsection 9 and subsection 10 of section 42 of the Companies Act 2013। ठीक है, यानी जिस सेक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है वो उस सेक्शन को ओवरराइड कर जाएगा जो आगे बताया गया। नेक्स्ट, कई बार लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ स्टैट्यूट। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका भी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सेक्शन 110 पोस्टल बैलॉट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इन दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013, मतलब वो ये बोल रहा है कि सेक्शन 110 का अगर कॉन्फ्लिक्ट कंपनीज एक्ट के किसी भी सेक्शन से हो गया तो आप उस सेक्शन को मत फॉलो करना, आप पोस्टल बैलेट को फॉलो करना। ये बात इस प्रोविजन से पता चलती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। ओके सर, आई होप दिस क्लॉज विल ओवरराइड द एंटायर इनेक्टमेंट। यहां पर भी इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 में भी यही बात लिखी हुई है कि भैया वो पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा। सेम कई बार ऐसा लिखा होता है एक एक्ट में कि वो दूसरे एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा। जैसे यहां पर देखो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अनदर एक्ट। कई बार कंपनीज एक्ट में हम दूसरे एक्ट का बोल देते हैं कि हम उस एक्ट के सेक्शंस को ओवरराइड कर जाएंगे। तो फिर क्या होगा, अगर उस एक्ट और इस एक्ट में लड़ाई हो जाएगी, उस एक्ट, जैसे यहां पर देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया उससे समझते हैं। सेक्शन 7A, सेक्शन 7A ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। हमें सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमें बस ये समझने की जरूरत है कि सेक्शन 7A ऑफ सकरा में ये बात लिखी है, कहीं पर जाकर आगे ये बात लिखी है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। और आप जानते हो आज की तारीख में हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ लिया है, अगर कहीं पर पुराने एक्ट की रेफरेंस दी हुई है तो हम उसे पुराने नए एक्ट की भी मान लेते हैं ना। चलो अभी के लिए ये मान लो कि कंपनीज एक्ट 1956 ही कह रहा है, ठीक है, अभी के लिए मान लो कि वो कंपनीज एक्ट 1956 ही कह रहा है कि भैया अगर कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ भी लिखा होगा तो उसको सेक्शन 7A क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा, उसको सेक्शन 7A ओवरराइड कर जाएगा। लास्ट एक और चीज प्रोविजंस में दिखती है, वो लिखी होती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग। मतलब जिस सेक्शन में ये बात लिखी होगी ना, वो सेक्शन इंडिया के सारे एक्ट्स को ओवरराइड कर जाएगा। दिस क्लॉज विल ओवरराइड ऑल अदर लॉज, दिस क्लॉज विल ओवरराइड ऑल अदर्स लॉज, क्योंकि इसमें लिख दिया नो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी किसी भी लॉ में क्या लिखा है जो इस टाइम फोर्थ में है, हम सबको ओवरराइड कर जाएंगे, हम सबको ओवरराइड कर। नेक्स्ट आता है विदाउट प्रिजिडिस। कई बारी सेक्शन के आगे ही शुरुआत में लिखा होता है विदाउट प्रिजिडिस। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपका फेवरेट सेक्शन है बेटा कंपनीज। क्या बात कर रहे हो सर, हमारा फेवरेट सेक्शन, झूठ बोल रहे हो सर। अरे बेटा मैं क्यों झूठ बोलूंगा, चल क्यों नहीं रहा। चलो ऐसे ही करना पड़ेगा, फटाफट चलते हैं, डोंट वरी। एंड
आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, अरे नहीं, बहुत बड़ा एक्ट है। बहुत बड़ा एक्ट है। इतना बड़ा एक्ट क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया जाता है इतना बड़ा, आप बताओ यार। आ रहा है, अब थोड़ा फास्ट चल रहा है। चलो, अब ज्यादा ही आगे आ गया यार मैं। ओहो हो, सर पहले से ही ओपन कर लेते बेटा। ये तो पूरे कंपनी एक्ट में दूर दूर जाके तुम्हें बड़ी सारी बातें बता बेटा। यही तो दिक्कत है बेटा, मेरे जीवन में संघर्ष ही है। तो ये रोलर नहीं चल रहा है, रुको, अब चलाता हूँ, अब फास्ट चलेगा। हाँ, आ गया आ गया आ गया। पहले नहीं बता सकते थे तुम लोग मुझे। ये देखो, आपका फेवरेट सेक्शन, सेक्शन 447, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। क्या लिखा है, लाइन देखो क्या लिखा, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग। क्या लिखा हुआ, विदाउट प्रिजुडिस। विदाउट प्रिजुडिस का मतलब है कि मान लो अगर कोई फ्रॉड होता है और उसमें कंपनीज एक्ट में कोई और उसके ऊपर बात करी गई है, ठीक है, और उस पर सेक्शन 447 भी लग रहा है, तो अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि कंपनीज एक्ट के उस सेक्शन को लगाऊं या सेक्शन 447 को लगाऊं। तो सेक्शन 447 ही उसका आंसर दे देता है। विदाउट प्रेजुडिस मतलब उसे तो लगा ही लो, साथ में हमें भी लगा लेना, मतलब उसकी पेनल्टी भी लगा दो, हमारी पेनल्टी। तो विदाउट प्रेजुडिस में यहां पर दोनों की वो बात कर रहा है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लाइबिलिटी। तो अगर हम यहां पर रीड करते हैं, अगर किसी सेक्शन में, ठीक है, जनरल प्रोविजन है, जैसे कि फ्रॉड एक जनरल प्रोविजन है कि किसी भी तरह का फ्रॉड कंपनीज एक्ट में कवर होगा, तो वो 447 में आ जाता है। और वहां पर लिखा होता है कि पर्टिकुलर प्रोविजंस आर विदाउट प्रिजुडिस टू दोज ऑफ जनरल प्रोविजन। तो पर्टिकुलर प्रोविजन क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं जनरल प्रोविजन को, यानी वो भी लागू होंगे, हम भी लागू होंगे। यही बात उन्होंने कही है, यही बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं बेटा, रूल ऑफ हाइडन केस। इसको हाइडन केस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइडन के केस लॉ में हुआ था, और इसको मिस्टीफ रूल भी कहा जाता है। इसको मिस्टीफ रूल भी कहा जाता है। जब भी एग्जाम में हाइडन रूल आएगा तो आपको ये 4 पॉइंट पक्के से याद करके जाने हैं और एज इट इज वहां लिख जाने हैं, वहां लिखने पड़ेंगे, तभी काम होगा। हाइडन केस कुछ नया नहीं है, ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। क्यों कि ये भी लॉ के इंटेंशन को ही जानने की बात करता है, बट ये आपको पूरा डिटेल्ड मेथड दे देता है। ये कहता है, इस केस में हुआ क्या था, देखो हाइडन केस में क्या हुआ था, बैरोन्स ऑफ द एक्सचेकर, बैरोन्स ऑफ द एक्सचेकर मतलब जजेस ऑफ द इंग्लिश कोर्ट, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी भी स्टैट्यूट का ट्रू इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हो तो आपको उसके लिए 4 चीजें पता करनी पड़ेगी। अगर कोई भी जज किसी लॉ को ट्रूली इंटरप्रेट करना चाहता है कि वो इंटरप्रिटेशन क्या आना चाहिए, तो उसके लिए उसे 4 सवालों के जवाब ढूंढने। सबसे पहला सवाल जो उसका रहेगा वो ये रहेगा कि इस एक्ट के आने से पहले लॉ क्या हुआ करता था, यानी जिस लॉ को तुम मेरे पास इंटरप्रेट करने लाए हो, इससे पहले पुराना लॉ क्या था उसके बारे में बताओ। 2 केसेस हो सकते हैं, हो सकता है कोई नया पुराना केस लो, पुराना केस पुराना लॉ हो सकता है ना हो, लेकिन ये बात उसे पूछनी पड़ेगी ये जानने के लिए जब वो इस लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब अगर वो जीएसटी को इंटरप्रेट कर रहा है तो वो पहले ये पूछेगा पुराने लॉस क्या, अच्छा पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, ये सब टैक्स हुआ करते थे, ये उसे पता करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो देखेगा कि पुराने लॉ में क्या डिफेक्ट था, क्या लोग मिस्चीफ, क्या लूप होल था जिसका लोग फायदा उठाते थे, या क्या हार्डशिप क्रिएट होती थी पुराने लॉ से। भाई पुराने लॉ में बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, जैसे जीएसटी आने से पहले लोग मैन्युफैक्चरिंग वर्ड की डेफिनेशन पे खेला, एक्साइज लगा जाता था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग क्या है क्या नहीं है उस पर लड़ाई होती थी, सर्विस क्या है क्या नहीं है उस पर बड़ी लड़ाई। तो यहां पर वो अर्लियर लॉ में क्या प्रॉब्लम थी उसको समझता है, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम थी,
फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये समझने की कोशिश करेगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करा पार्लियामेंट ने नया एक्ट बना के। क्योंकि अगर पार्लियामेंट नया एक्ट लाई है मतलब वो पुरानी प्रॉब्लम को, पुराने लूप होल को क्लोज कर देना चाहती थी, ताकि लोग अब उसका फायदा नहीं उठा सकते। जैसे जीएसटी में ना मैन्युफैक्चरिंग वर्ड उड़ा दिया, प्रोविजन वर्ड उड़ा दिया, अब सिर्फ एक ही वर्ड चलता है। आप सीखेंगे जब जीएसटी सीखेंगे, सप्लाई 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 सप्लाई, हर जगह सप्लाई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे पुराने लूपहोल सारे क्या हो जाएं, बंद हो जाएं। सो हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व द मिसचीफ, एंड इसका ट्रू रीजन क्या था? ये जो रेमेडी, ये जो लॉ ने लीगल रेमेडी लाई है, लीगल राइट लाया है, ये जो रास्ता लाया है, इसका ट्रू रीजन क्या है? अगर ये 4 क्वेश्चन के आंसर उसे पता चल जाते हैं तो कोर्ट फिर उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है जिससे कि वो प्रॉब्लम अब नए लॉ में अराइज ना हो, या जो रास्ता रेमेडी, जैसे आप जानते हो कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 में मैंने आपको बताया था कि क्लास एक्शन सूट, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। और कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार सेक्शन नंबर 37 को लाया गया, जिसमें पावर दी गई कि अगर प्रोस्पेक्टस से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है तो बहुत सारे लोग मिलकर एक सिंगल केस फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के। तो ये पुराने लॉ में क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रोविजन था ही नहीं। सेक्शन 37 क्यों डाला गया? ताकि इस चीज को लाया जा सके, यानी ये रेमेडी, ये जो लीगल राइट पहले लोगों के पास कवर नहीं था, आज की तारीख में सेक्शन 37 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात दे दी गई। कुछ बच्चे कहे हैं सेक्शन 37 पढ़ाए थे क्या? कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको हाइडेंस केस लॉ में याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। इतना आपके लिए 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा। एक शॉर्ट में मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं, प्राइस कंपटीशन एक्ट का क्या दिया हुआ। दिक्कत पता है क्या इस चैप्टर की? इस चैप्टर की मेन प्रॉब्लम ये है, जो एग्जाम्पल्स इस एक्ट में दिए हुए हैं, जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, वो आपने एक्ट्स कभी पढ़े ही नहीं। अब यहां पर दिया हुआ प्राइस कंपटीशन एक्ट का एग्जांपल। क्या आपने प्राइस कंपटीशन एक्ट पढ़ा है? क्या आपको पता है उसमें कितने सेक्शन है? क्या आपको पता है उसके क्यों लाया गया? आपको उसके बारे में कुछ नहीं, बट यहां एग्जांपल लिख दिया। अब यहां एग्जांपल लिख दिया और आपको पता उसके बारे में कुछ नहीं। लॉजिकली क्या होना चाहिए था? आपको यहां पर समझाने के लिए एग्जांपल्स कौन से एक्ट्स के देने चाहिए? कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के देते, ताकि वो एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाते, क्योंकि उन सेक्शंस को आपने जिंदगी में कभी पढ़ा था तो आपको पता चलेगा अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम थी, ये हुआ। जैसे मैंने अभी आपको सेक्शन 37 वाला पॉइंट बताया तो आप उससे रिलेट कर पाए क्योंकि आपने वो पढ़ा था। इस एग्जाम्पल से आपको रिलेट करने में मुश्किल क्यों जाती है? बिकॉज ये प्राइस कॉम्पिटिशन आपने नहीं पढ़ा, ये दिक्कत है इस चैप्टर की। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग बता देते हैं भाई। एक प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट था 1955, ठीक है। प्राइस कंपटीशन एक्ट किस पे लगता था? एक शॉर्ट में इस पे बात करेंगे। प्राइस कंपटीशन एक्ट लगता है, प्राइस कंपटीशन किस पर लगता है? प्राइस कंपटीशन एक्ट किस पे लगता है? प्राइस कंपटीशन पे। अब क्वेश्चन आता है सर प्राइस कंपटीशन क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन लॉ में दी हुई है। उसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है? प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कोई भी कंपटीशन जिसमें अगर आप पजल को सॉल्व कर देते हो तो आपको प्राइज मिलेगा। अगर कोई पजल आपको दिया गया, प्राइज कंपटीशन का मतलब है अगर कोई आपको पजल दिया गया और आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा, ठीक है। और वो हो सकता है, जो पजल होता है वो लेटर और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा ऐसे न्यूज़पेपर में आते हैं, ऐसे करके बॉक्सेस बने होते हैं और उसमें आपको फिर वर्ड्स बनाने होते हैं। यहां पर पहले से थोड़े से बॉक्सेस बने, करेक्ट। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि भैया ये सारे प्राइस कॉम्पिटिशन्स पे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि पजल्स ना बेटा 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होते हैं लक बेस्ड पजल और एक होते हैं स्किल बेस्ड पजल। स्किल बेस्ड पजल सर, लक बेस्ड पजल मतलब मान लो आर यहां पे लिखा हुआ है पजल में डैश क्यू एन और आपको यहां पर वर्ड भरना है। कुछ लोग क्या भरेंगे? रन, कुछ लोग भरेंगे गन, ठीक है। तो यहां पर तो 2 आंसर हो गए और दोनों ही ठीक है, दोनों से ही वर्ड बन रहा है। जी भर दोगे तो रन बन गया, जी भर दोगे तो गन बन गया, आर भर दोगे तो रन बन गया।
तो यहां पर तो मेरे बच्चा दोनों ही मीनिंग है, दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग है। आपने पजल भर के, एक बंदे ने रन भर के भेजा, एक बंदे ने गन भर के भेजा। अब प्राइस किसको मिलेगा? तो वो कह रहे हैं प्राइस उसको मिलेगा एडिटर ने। एडिटर के आंसर में अगर रन लिखा होगा, तो एडिटर ना पहले से ही सॉल्यूशन बना के रखता है, अगर एडिटर के आंसर से मैच करेगा जिसका आंसर, उसको दिया जाएगा। तो यहां पर स्किल्स इन्वॉल्व है या लक इन्वॉल्व है? भाई लक भी तो इन्वॉल्व है ना, क्योंकि एडिटर से मेरा आंसर, मेरा वर्ड तो ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एडिटर के आंसर से मैच नहीं हुआ, मुझे प्राइज नहीं मिला, इसे मिल गया। तो यही क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि प्राइज कंपटीशन किसको माने, लक बेस्ड को माने या स्किल बेस्ड को माने या दोनों को माने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा ये लॉ क्यों लाया गया, उसका इंटेंशन क्या था, और उस इंटेंशन को पढ़ने के बाद इसको क्या मिसचीफ को इसे रोका गया, और फिर फाइनली क्या डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने भैया पढ़ा, ये पढ़ने के बाद ये कहा कि ओनली दोज कॉम्पिटिशंस इन विच सक्सेस, सिर्फ उन्हीं कॉम्पिटिशन को कवर किया जाएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्टैट्यूटरीली डिग्री ऑफ स्किल। फिर से देखो, द इशू वाज वेदर द एक्ट अप्लाइज टू कॉम्पिटिशन जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व है, ना कि गैम्बलिंग। ये तो गैम्बलिंग है, लक बेस्ड मतलब गैम्बल, कि निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया, पुराना लॉ पढ़ा, मिसचीफ पढ़ी पुराने लॉ की, पुराने लॉ में क्या थी, उसका रेजोल्यूशन पढ़ा आर्टिकल में पार्लियामेंट के, टू पास द एक्ट हैज स्टेटेड एज फॉलो, और क्या लिखा था, हैविंग रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ लॉ। कह रहे मैंने लॉ की हिस्ट्री पढ़ी और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि ये लॉ, नया लॉ क्यों लाया गया, पुराने लॉ के बारे में भी पढ़ा, और फिर मुझे पता चला, हमारा ये ओपिनियन है कि जो कंपटीशन इस एक्ट से कंट्रोल होने चाहते हैं आर ओनली दोज कंपटीशन विच इन विच सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल। यानी प्राइस कंपटीशन एक्ट को सिर्फ उन कंपटीशन लगाना चाहते हैं जो लक बेस्ड है, लक, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की गैम्बलिंग, इस तरह के लक बेस्ड गेम मार्केट में आए, बिकॉज ये मार्केट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। हां, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व है, उसकी बात ठीक है, लेकिन जिसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं है, मेजर पार्ट लक का है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्राइस कंपटीशन एक्ट में कवर करेंगे और उसको फिर हम प्रोहिबिट करेंगे। वो और नॉर्मली क्या होता है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट है, कि बात आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी होगी। प्राइस कंपटीशन एक्ट में जो कॉम्पिटिशंस कवर होते हैं, प्राइस कंपटीशन एक्ट में जो कॉम्पिटिशन कवर होते हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट है, अगर उनका प्राइस 1000 रुपए से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब समझेंगे क्या है। एक्चुअली में ये रूल नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का मेथड है, समझ लो। मान लो अगर लॉ में कोई प्रोविजन बनाया गया है, और वो प्रोविजन किस लिए बनाया गया है, वो प्रोविजन बनाया गया है बेनिफिट टू सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, वो प्रोविजन कुछ क्लास ऑफ पीपल को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है, और उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद एक नहीं, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन, यानी एक से ज्यादा मल्टीपल मीनिंग्स लिख देता हूं, फिर नहीं तो आप कंफ्यूज, मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल, मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल हैं। तो उस केस में आप कौन से वाला मीनिंग उसे दोगे, जो मोर बेनिफिशियल होगा, जो मोर बेनिफिशियल होगा टू दैट क्लास, टू दैट क्लास। तो यही होता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अगर कोई प्रोविजन किसी क्लास को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है और उसमें मल्टीपल मीनिंग आ रहे हैं उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद, तो वो वाला मीनिंग जो उस क्लास के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, उस मीनिंग को दिया जाएगा। लेकिन अगर सर मल्टीपल मीनिंग नहीं आ रहे, एक ही मीनिंग आ रहा है, अगर एक ही मीनिंग आ रहा है, तो फिर आपको मोर बेनिफिशियल वाले में कहां जाओगे, जब मीनिंग एक है तो उसको लगा देना। यही बात यहां पर दी हुई है, देखो, लेट्स रीड इट। देखना, दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट अ रूल बट अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन लिबरली। लिबरली मतलब आप उसमें थोड़ा सा ढीले हो गए पढ़ते हुए, भैया ज्यादा इस पे स्ट्रिक्ट नहीं रहना है इसको पढ़ते हुए, नॉट मच स्ट्रिक्ट,
टू द डिक्लेयर्ड इंटेंशन, क्योंकि आपको पता है लॉ ने यहां पे इंटेंशन थी उस सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना, उन क्लास के लोगों को बेनिफिट पहुंचाना। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कब देते हैं? उस एक्ट को दिया जाता है जिसमें प्रोविजंस बनाए जाते हैं टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। कुछ क्लास ऑफ पीपल की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, जो नॉर्मली अंडर प्रिविलेज होते हैं या जिनका ट्रीटमेंट सही नहीं होता, जैसे कि माइनर कैटेगरी वगैरह, तो उस केस में इस रूल को लगाया जाएगा। इट इज परमिसिबल टू गिव द वाइडर मीनिंग टू वर्ड्स और क्लॉजेस इन द लॉ, बट ये तभी पॉसिबल है जब उस प्रोविजन को पढ़ के दो मीनिंग, यानी दो मीनिंग पॉसिबल है, एंड नॉट अगर वर्ड्स एकदम कोई डाउट ही नहीं छोड़ते तो फिर जो मीनिंग है वही है, लेकिन अगर उन वर्ड्स को पढ़ के मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल है तो आप वो वाला मीनिंग देना जिससे उस क्लास को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सर लेकिन ये नहीं समझ आया, बेनिफिट वाले प्रोविजंस कौन से होते हैं? जैसे आप ईडब्ल्यूएस है, अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली जो आई है, स्कीम आई है कि हम 10% रिजर्वेशन दे दी है गवर्नमेंट जॉब्स में ईडब्ल्यूएस वालों को। तो ये जो रिजर्वेशन आई है ये उन क्लास ऑफ पीपल के बेनिफिट। तो जब तुम ईडब्ल्यूएस के प्रोविजन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा कि भाई ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस में आएंगे जिनकी सालाना इनकम इतनी होगी, जिनके पेरेंट्स कवर नहीं होते होंगे, जिनकी फैमिली का इनकम इतना होगा, वो सब क्राइटेरिया वहां दिए होंगे। तो अगर वहां पर तुम्हें थोड़ी एम्बिग्यूटी लगती है कि यार इस वर्ड के दो मीनिंग पॉसिबल है कि यहां पर फैमिली में किसकी इनकम लेनी है, आप बड़े भाई को भी कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब वहां पे फैमिली की डेफिनेशन अगर नहीं दी तो इंटरप्रिटेशन की दिक्कत आएगी। तो आप वो वाला मीनिंग लेना जिससे कि उस वाली क्लास ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट पहुंच सके, क्योंकि हम यहां पर ये प्रोविजन बनाए ही इसलिए ताकि इन गरीबों की मदद कर सके। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्सेप्शनल केसेस जो नॉर्मली नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नॉर्मल रूल, देखो नॉर्मल रूल्स क्या होते हैं? नॉर्मल रूल ये होता है कि एंड का मतलब होता है कंजक्टिव यानी दोनों साथ में, और का मतलब होता है डिसजंक्टिव यानी दोनों में से कोई भी। सेम ऐसे ही मे का मतलब होता है डायरेक्टरी, है, और शॉल और मस्ट को हम लेते हैं मैंडेटरी, फॉलो करना ही करना है। तो ये हमारे हो गए नॉर्मल रूल्स। इसी को कई बार हमें क्या करना होता है, रिवर्स अप्लाई करना होता है, यानी हम एंड को और की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं और को एंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उसी की बात यहां पर लिखी हो। ठीक है, तो ये तो वही सेम एग्जांपल हो गया स्मॉल कंपनी वाला और एलिजिबल कंपनी वाला जो मैंने अभी ऊपर दिया था। तो यहां पर यही कह रहे हैं, देखो नॉर्मल रूल ये है एंड मतलब कंजंक्टिव और मतलब डिसजंक्टिव। ठीक है, डिसजंक्टिव मतलब अल्टरनेट, दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एलिजिबल कंपनी में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हम एंड और को वाइस वर्सा रीड कर सकते हैं? मतलब क्या हम एंड को और रीड कर लें या और को एंड रीड कर लें? द आंसर इज हम ऐसा कर सकते हैं। अगर टू गिव अफेक्ट कब कर सकते हैं? जब हमें लॉ की इंटेंशन, ना कि वर्ड्स पर नहीं जाना है, लॉ की इंटेंशन पर जाना है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, चल रहा है, चलो शांति बनाए रखो। अब 447 से सेक्शन 3 पे जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना दोस्त, लगेगा कि नहीं लगेगा तुम बताओ? हाँ सर लगेगा सर, बिल्कुल हम आपके साथ, बस फिर तुम साथ में रहो, फिर क्या दिक्कत। ये देखो, ये देखो, ये है सेक्शन नंबर 3। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। इस लाइन पर आते हैं, इस लाइन पे चर्चा करते हैं। अ कंपनी, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड, इसी लाइन पर
फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब यहां पर क्योंकि वर्ड लगा हुआ है मे का मतलब होता है जरूरी नहीं है, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, बस डायरेक्शन दे रहा है, मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्शन दे रहा है, जरूरी नहीं है फॉलो करना। तो यहां पर एक इंटरप्रिटेशन आता है, यानी हम एक कंपनी को अनलॉफुल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज लॉफुल पर्पस करने के लिए तो ऑप्शनल है। तो यानी हम एक कंपनी अनलॉफुल पर्पस गांजा वांजा बेचने के लिए हम लोग खोल सकते हैं, ये हमारा मतलब आ गया। वो कह रहा है इस केस में आप मे को मे मत पढ़ना, इस केस में आप मे को मस्ट या शॉल रीड करना, कि आप कंपनी को सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही बना सकते हो, लॉफुल पर्पस के लिए बना सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजन एंड डायरेक्टरी प्रोविजन। देखो, मे जो होता है वो डायरेक्टरी होता है, यानी राइट है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो नहीं करो। लेकिन शेयर और शॉल और मस्ट जो है मैंडेटरी है, यानी ड्यूटी होती है। तो अगर आपको डिस्क्रिशन ऑप्शन दिया हुआ है तो वो डायरेक्टरी, उसे कहते हैं डायरेक्टरी। अगर एक्टिंग अथॉरिटी को डिस्क्रिशन यानी ऑप्शन दिया है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, तो मे वर्ड का इस्तेमाल होता है नॉर्मली, क्योंकि वो आपकी मर्जी है। लेकिन जहां पर पर्सन के ऊपर ड्यूटी डाल दी जाती है वो मैंडेटरी होते हैं। जैसे एग्जांपल हम, अगर मैं आपको याद दिलाता हूं, तो डिपॉजिट्स वाले, मेंबर्स वाले में अगर आप पढ़ोगे तो हमने डिपॉजिट चैप्टर में यह पढ़ा था कि जब मेंबर्स को भेजना होता है तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के आगे वर्ड यूज था मे, और जब हमें पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने होते हैं सेक्शन 70 में, तो वहां वर्ड था शॉल। तो वहां पर हमने नॉर्मल रूल लगाया था। नॉर्मल रूल क्या था कि यहां पर मेंबर्स को तो जब सेक्शन 73 में कंपनी मेंबर से उधार लेनी है तो न्यूज़पेपर में डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मे वर्ड यूज हुआ है। लेकिन जहां पर सेक्शन 76 में बोल दिया शॉल पब्लिश्ड इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, तो वहां पर मैंडेटरी हो गया कि भैया इसको एडवर्टाइजमेंट की पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल रूल है। तो वो वाला प्रोविजन क्या था, डायरेक्टरी इन नेचर था, और दूसरे वाला जहां मैंडेटरी था उसको हमने क्या बोला, मैंडेटरी इन नेचर, जहां पर शॉल लगा हुआ था। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, पे से आपको परमिशन मिल जाती है कि अथॉरिटी को अलाउड है, अथॉरिटी की मर्जी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, बट शॉल में कमांड होती है और मस्ट में भी क्या होती है, कमांड होती है। ठीक है, बट क्वेश्चन आता है कि क्या क्या मैंडेटरी है और क्या डायरेक्टरी है। ये नॉर्मली हमें सिर्फ वर्ड से नहीं, सिर्फ हम लैंग्वेज पर बेस नहीं हो सकते, हमें इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी, हमें लॉ की इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी। जैसे सेक्शन में हमने मे को क्या रीड कर रखा है, भले ही लॉ में वर्ड मे यूज है, लेकिन हम फिर भी इलीगल पर्पस के लिए क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या मैं आरओसी के पास एप्लीकेशन कर दूं कि मुझे गांजा बनाने के लिए कंपनी बनानी है, एमओए में लिख दिया और मैं अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। बस इतना ही आपको याद रखना है और एक एक एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। सीधा आप चलते हैं रूल ऑफ एजेसडिम जनरस, रूल ऑफ एजेसडिम जनरस। इन पॉइंट्स को आप चाहो तो रीड कर लेना, बट एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एग्जांपल्स पता होने चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है रूल ऑफ एजेसडिम जनरस। इसका पहले एग्जांपल सुन लो। मान लो किसी लॉ में लिखा हुआ है मोटर बाइक, कार, बस एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स। क्या लिखा हुआ है, मोटर बाइक, कार, बस एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है अदर मोटर्ड व्हीकल्स में क्या कवर होगा। यहां पर आपकी हेल्प करता है रूल ऑफ एजेसडिम जनरस। ये क्या बोलता है कि अगर किसी लॉ में लिस्ट, एनुमरेशन मतलब लिस्ट लिखी हुई है स्पेसिफिक वर्ड्स की, ये लिस्ट दी हुई है आपको, ये रही लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। सेकंड, उस लिस्ट से एक कैटेगरी बनती है। क्या इस लिस्ट से कोई कैटेगरी बन रही है? हाँ सर। कौन सी कैटेगरी बन रही है, कौन बताएगा? सर इससे रोड वाले व्हीकल बन रहे हैं, जो रोड पे चलते हैं ना व्हीकल, और वो भी कौन से, मोटर वाले। मोटर वाले जो रोड पर व्हीकल चलते हैं वो बन रहे हैं, और उस क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय दिस लिस्ट। वो कह रहे हैं ये जो लिस्ट आपको दी हुई है मोटर बाइक, कार, बस, ये लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई,
इस लिस्ट में अभी और पॉइंट भी ऐड हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। जैसे कि सर कौन सा पॉइंट यहां पर कवर नहीं है? मोटर बाइक है, कार है, बस है, और कौन सा पॉइंट नहीं है? क्या यहां पर अभी ट्रक लिखना बाकी नहीं है? ऊपर क्या ट्रक लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ ना, यानी ऊपर के वर्ड से अभी पूरी कैटेगरी खत्म नहीं हुई, इस कैटेगरी में अभी तो ट्रक भी बाकी है। यस सर। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला जनरल टर्म्स। इस लिस्ट के बाद कोई जनरल टर्म लिखी। जनरल टर्म मतलब ये रही जनरल टर्म, अदर मोटर पावर व्हीकल, या लिख दिया एटसेट्रा, या तो अदर मोटर पावर लिख दिया या एटसेट्रा लिख दिया, यानी जनरल टर्म की आगे और भी चीजें इसमें कवर की जा सकती हैं। तब तब और यहां पर लॉ ने हमें नहीं बताया कि वो क्या इंटेंशन था उसका, वो क्या कहना चाहता था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या ट्रक कवर होगा या नहीं, तो आप कहोगे एज पर रूल ऑफ एडजस्टिव जनरल्स हमारा जो ट्रक है वो कवर हो जाएगा, हमारा जो ट्रक है वो कवर हो जाएगा। बट कोई पूछेगा क्या ये प्रोविजन हेलीकॉप्टर पे लगेगा? मतलब इस प्रोविजन, भाई ये जो लिस्ट दी हुई है इसके ऊपर कुछ प्रोविजन भी तो लिखा होगा कि इनको इस पर जीएसटी इतना लगेगा, इस पर जो भी XYZ प्रोविजन वहां पे लिखा होगा। हमारा मेन है इस लिस्ट को ध्यान देना। तो हेलीकॉप्टर जो है क्या इस लिस्ट में कवर करोगे? द आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोड व्हीकल की कैटेगरी में फॉल नहीं होता। क्या रेलवे इसमें कवर होगी? द आंसर इज नहीं, द आंसर इज नहीं। तो रूल ऑफ एडजस्टिव जनरल्स यही कहता है, एडजस्टिव जनरल्स का मतलब होता है सेम काइंड, सेम टाइप की चीजें, सेम टाइप की चीजें। ये कब लगता है? वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स, अगर किसी कैटेगरी के स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके बाद कोई जनरल वर्ड लिखा हुआ है, तो जनरल वर्ड का जो मीनिंग है वो आप क्या निकालोगे? उस स्पेशल कैटेगरी से ही ड्रॉ करोगे, उस स्पेशल कैटेगरी से ही ड्रॉ करोगे। ठीक है। और इस रूल को अप्लाई करने के लिए ये 5 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली क्या? लिस्ट होनी चाहिए स्पेसिफिक वर्ड्स की। दूसरी क्या? लिस्ट जो होनी चाहिए उससे कोई कैटेगरी बननी चाहिए। तीसरी क्या? वो कैटेगरी खत्म नहीं होनी चाहिए, उस कैटेगरी में और भी चीजें होनी चाहिए जो तुम एटसेट्रा में कवर करोगे। चौथी क्या? जनरल टर्म, उस लिस्ट के खत्म होते ही जनरल टर्म लिखी होनी चाहिए। और पांचवी क्या? लॉ का कोई और इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में भैया आप एडजस्टिव जनरल्स लगा दोगे। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा एडजस्टिव जनरल लगाया गया था इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 को फॉलो करने के लिए। सेक्शन 32 में आपने डेप्रिसिएशन का सेक्शन पढ़ा होगा, वहां पर इनटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन है। तो उसमें क्या हुआ ना, इंटेंजिबल एसेट्स में ऐसा लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स मींस पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और एनी राइट ऑफ सिमिलर काइंड नेचर। तो ये जो सिमिलर काइंड नेचर है, यहां पर एडजस्टिव जनरल्स लगाया गया था कि वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क की कैटेगरी करने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, कहां पर ये फॉल नहीं होगा? कहां इसके एक्सेप्शन क्या है? कहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा? बेटा अगर तुम इसको उल्टा करके लिख दोगे तो सारे एक्सेप्शन बन जाएंगे। मतलब यहां पर पहले क्या लिखा था कि पहले स्पेसिफिक वर्ड्स आएंगे और फिर जनरल वर्ड्स आएंगे। यहां पर क्या रूल लिखा था कि पहले स्पेसिफिक वर्ड्स आएंगे और उसके बाद लिखे होंगे क्या? जनरल वर्ड्स। इन्होंने एक्सेप्शन में क्या लिख दिया? अगर पहले जनरल वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद भी जनरल वर्ड लिखा हुआ है तो फिर क्या करोगे? तो इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑल्सो जनरल, तो आप ये रूल नहीं लगा सकते। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि ऊपर बोला था कि पूरी की पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी लिस्ट, अगर वो कैटेगरी खत्म हो गई, अगर मैं ट्रक व्रक सब सारे रोड व्हीकल्स ऊपर ही लिख देता और आगे एटसेट्रा लगा देता, तो फिर एटसेट्रा में क्या कवर होता? तो उस केस में इन्होंने उल्टा लिख दिया कि अगर सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उससे पूरी जीनस मतलब पूरी कैटेगरी खत्म हो गई, रोड व्हीकल्स की पूरी कैटेगरी खत्म हो गई, तो खत्म हो गया। फिर ये रूल कैसे लगाओगे तुम? तीसरा, अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो हैं उससे कोई कैटेगरी नहीं बना पा रहे, मान लो पहले लिखा हुआ है पेंसिल, फिर लिखा हुआ एप्पल, फिर लिखा हुआ ह्यूमन, तो आप तो कंफ्यूज हो गए, यार इससे तो कोई कैटेगरी बन ही नहीं रही है। कैटेगरी बनेगी तभी तो एडजस्टिव जनरल्स लगेगा कि सेम काइंड की कैटेगरी की चीजें कवर होंगे। अगर कोई कैटेगरी बन ही नहीं रही है तो एडजस्टिव जनरल्स नहीं लगता। उसके बाद अगर लॉ ने क्लियरली इंटेंशन दे दिया कि भैया यहां पर एडजस्टिव जनरल्स नहीं लगाना है, तो फिर वहां पे एडजस्टिव जनरल्स नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां पर बेटा हमारे प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म होते हैं। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म होते हैं। नाउ सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है बेटा, दो ही हैं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ नोसाइटर सोसिस
और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो। कैसे हैं यार, ये नाम ही ऐसे है ना भैया। चलो कोई बात नहीं, इसको हम एकदम सिंपल समझते हैं। थोड़ा सा ये आपको इजिस्टिम जेनरिस से रिलेटेड लगेगा, जो सेकेंडरी रूल है नोसाइटर असोसिस में। देखो, अगर किसी लॉ में लिखा है, जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि प्लांट एंड मशीनरी पर 15% डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना, प्लांट एंड मशीनरी पर 15% डेप्रिसिएशन है कि नहीं ना, कहाँ इनकम टैक्स एक्ट में ना, सेक्शन 32। अब प्लांट एंड मशीनरी, और हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड ट्रीज। मुझे बताओ, क्या दोनों में प्लांट का मतलब सेम माना जाएगा या अलग अलग होगा? क्या यहां पर प्लांट का मतलब अलग होगा? मान लीजिए एक कंपनी ने 1 करोड़ के भैया प्लांटेशन कर डाली, तो क्या अब वो उस पर 15% का डेप्रिसिएशन ले लेगी प्लांट एंड मशीनरी? द आंसर इज नहीं। कि यहां पर जो प्लांट का मतलब है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो अपना मीनिंग किससे ड्रॉ कर रहा है? अपने अगल बगल वाले शब्दों से। तो यही बात है कि शब्द जो है ना, वर्ड्स टेक कलर फ्रॉम ईच अदर, इसी को बोलते हैं नोसाइटर असोसिस। कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द साथ में यूज करे गए हैं तो उनका मीनिंग भी इस तरह से इंटरप्रेट होगा जो उनसे रिलेटेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी लिखा है तो उसमें प्लांट का मीनिंग अलग माना जाता है, और अगर कहीं प्लांट एंड ट्रीज लिखा है तो वहां पर प्लांट का मीनिंग अलग माना जाता है। बिकॉज प्लांट इज टेकिंग देयर मीनिंग फ्रॉम दिस वर्ड, प्लांट इज टेकिंग देयर मीनिंग फ्रॉम दिस वर्ड। दिस इज द रूल ऑफ नोसाइटर असोसिस। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं बेटा, एक बारी ये वाला एग्जांपल समझ लो। कह रहे हैं फ्रेश ऑरेंज जूस फ्रूट जूस नहीं होता। बताओ, क्या ये बात अगर तुम किसी को बताओगे राह चलते को कि तुम्हें पता है, कह रहा क्या, जो ऑरेंज जूस होता है ना, ऑरेंज जूस जो फ्रेश निकाल, वो फ्रूट जूस नहीं होता, थप्पड़ मार के चला जाएगा। लेकिन लॉ स्टूडेंट ये क्या, क्यों कह सकता है? मान लो एक लॉ था जिसमें कुछ बात लिखी थी, परचेज टैक्स एक्ट में लिखा हुआ था ये वर्ड, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स, क्या? मैन्युफैक्चर्ड ड्रिंक्स, मैन्युफैक्चर्ड जो बनाई गई है, कौन कौन सी? फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर और सिरप। 3 शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया अगर आप देखोगे, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर और सिरप। अब यहां पर क्वेश्चन आया कि इस वाले फ्रूट जूस में कैन जूसेस की बात करी गई है या फ्रेश जूस की बात करी, ठीक है? तो यहां पर नोसाइटर असोसिस लगा के इन्होंने कहा इसके अगल बगल के शब्दों को देखो, तो इसके बाजू में शब्द लिखे हुए हैं, ये दोनों ही कौन से हैं? पैक्ड, पैक्ड बेवरेजेस, पैक्ड बेवरेजेस की बात यहां पर करी गई है, जो कि पैकेट्स में आते हैं। और फ्रेश जूस तो एकदम बना कर दिया जाता है। तो यानी यहां पर फ्रेश जूस को कवर नहीं किया गया, यहां पर फ्रूट जूस का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैन जूस या जो बोतल में पैक करके बेचे जा रहे हैं, सिर्फ उसको कवर किया जा रहा है एज पर द रूल ऑफ नोसाइटर असोसिस। तो यही बात यहां पर लिखी है, देखो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि यहां पर जो वर्ड, इस लॉ में जो वर्ड फ्रूट जूस यूज हुआ है, उसको हम उसके प्रीसीडिंग वर्ड से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ऑरेंज जूस जो कि अनस्वीटेंड है और फ्रेशली प्रेस्ड है, जो एकदम अभी बनाया गया, एकदम अभी, उसमें चीनी वीनी नहीं डाली गई, बस फ्रेश जूस बनाया और दिया जा रहा है, was not within the description, मतलब वो ऊपर की फ्रूट जूस की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। इसमें आपको 2 बातें सीखनी है, बस 2 बातें। एक, जब आप किसी लॉ को पढ़ते हो ना, तो उस लॉ को पढ़ने के लिए आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप उस वक्त में उस लॉ को पढ़ रहे हो। मतलब मान लो आप द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है? वो 1872 में आया था। वहां पर आप एक सेक्शन पढ़ते हो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसमें लेटर्स की बातें करी कि लेटर पोस्ट से भेजा तो ये हो जाएगा, पोस्ट से भेजा तो वो हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आप जानते हो कि भैया कौन लेटर भेज रहा है आज की दुनिया?
आज की दुनिया में तो जा रहे हैं, ईमेल यहां क्लिक करा वहां पहुंच गया, यहां क्लिक करा वहां पहुंच गया। तो आपको लगता है यार ये जो लॉ है ये एकदम वाहियात लॉ बनाया हो, बट जब मैं उस लॉ को 1872 में अपने आप को एज्यूम करता हूं कि अगर मैं 1872 और मैं इस लॉ को पढ़ रहा हूं तो वो लॉ मुझे एकदम ठीक लगने लगता है। तो उस टाइम पे ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, तो वो कहते हैं अगर आप किसी लॉ को पढ़ना चाहते हो, दिल से समझना चाहते हो, तो उसे ऐसे पढ़ो जैसे कि उस टाइम में जाके जिस टाइम में वो बनाया गया था। तो यही बात देखो, लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन दी सेंस, आप लॉ को अगर समझना चाहते हो तो उसको इन विच इट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास, जब वो पास किया गया था ना उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, क्योंकि लॉ मेकर ने फ्यूचर तो देख ही नहीं सकता ना लॉ मेकर की, फ्यूचर में ईमेल्स आ गए, व्हाट्सएप आ गए, वो तो उस टाइम पे लॉ बना रहा है। तो आज जब आप 100 साल बाद उस लॉ को पढ़ रहे हो तो भैया आपको यह समझना पड़ेगा कि उस टाइम में लॉ में जो बनाया गया था उस टाइम पे इस सिचुएशन को नहीं देखा गया था। उस टाइम के हिसाब से पढ़ोगे तो आप उस लॉ को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दिस मीन्स अ लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन दिस सेंस इन विच, और यही बात आपकी लैटिन मैक्सिम कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो एस्ट ऑप्टिमा एट फॉर्सिनिया इन लेगे, जिसका मतलब है कि कंटेम्परेरियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लॉ, यानी कंटेम्परेरियस मतलब सेम टाइम में जाकर पढ़ने की कोशिश करो। आप खुद को एज्यूम करो कि आप वहां पर हो जब ये लॉ बनाया गया था, तब आप उस लॉ को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे। और दूसरा बेटा आपका इसी में कवर होता है कि कई बार लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए शब्द नहीं, जोलोविक्स ने बताया था ना, शब्द मतलब आपको अगर एक्ट और रूल से मजा नहीं आ रहा तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, वो है कस्टम, बिकॉज कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। जो आज तक जिस शब्द को कैसे इंटरप्रेट करते आ रहे हैं सालों से, अब आप उसका मीनिंग चेंज करने की कोशिश मत करो, आप भी बस वैसे ही चलते रहो। उसी की बात है, द मैक्सिम ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्सिडो सिंपली मीन्स कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। ये लाइन आप काट देंगे, तो ये बस आपको याद करनी है। और अच्छा ये बताओ, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो नए एक्ट को पढ़ने में आपको काम करेगा या पुराने एक्ट्स को? भाई नए एक्ट तो अभी बने, आप एकदम रिलेट कर लोगे, पुराने एक्ट में आपको पुराने टाइम की तरह सोच रख के पढ़ना पड़ेगा ना। और इसीलिए ये जो मैक्सिम है ये किस पर अप्लाई किया जाता है? एशियंट स्टैट्यूट्स पर, पुराने स्टैट्यूट्स पर, बट नॉट टू एक्ट्स दैट आर कंपैरेटिवली मॉडर्न, क्योंकि जो नए एक्ट्स बनाए गए वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड है, कंपनीज एक्ट में ई वोटिंग का ऑप्शन है दोस्त, आज हो रही है। हाँ, कल को अगर कंपनीज एक्ट चेंज नहीं होता कई सालों तक, तो जब लोग 100 साल बाद कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है वो कहें यार ये बेकार लॉ है यार, क्या थी सिर्फ ईमेल की बात है, अब तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई है ना। ओके सर, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेटा कब कवर करेंगे? कल कवर करेंगे।